जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की नशिस्त जिस मेहमान शख्सियत के साथ रखी है वो मेरे पसंदीदा नसर निगार हैं। सन 2015 में इन्होंने डॉन में कॉलम्स लिखना शुरू किए और इनका मौजूए सुखन हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम और इस तकसीम में पेश आने वाले हालात और वाक़यात थे। इंसानी अलमियों को इन्होंने कलमबंद किया, बाद अज़ां उसको किताबी सूरत दी। किताब का नाम रेल की सीटी है। आज के दौर में पढ़े जाने वाली एक बेहतरीन किताब है। असलूब शानदार है, नसर जानदार है। संगे मील ने इसको पब्लिश किया। दूसरी किताब इनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बियॉन्ड आवर डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है। इसके अलावा थिएटर से वाबस्ता हैं। थिएटर लिखा और क्या कमाल थिएटर लिखा। समाजी इश्यूज़ पर लिखा, संजीदा थिएटर को प्रोड्यूस किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इस थिएटर को पेश किया और खूब दाद समेटी। शॉर्ट फिल्म्स और दस्तावेज़ी फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रिप्ट राइटर हैं। पाक फ़ौज से मुंसलिक रहे और पाक फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने के बाद अब वो परदेस जा बसे हैं। मैं बात करूँगा मोहम्मद हसन मेराज से। हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा पहला सवाल, आपका घराना कैसा घराना था? एजुकेटेड था या सिर्फ आप ही बाहुनर निकल है? और कहाँ तक तालीम हासिल की? मेरी आपकी जो ज़ेरे लब मुस्कुराहट है और फिर आपने घराने से शुरू किया तो मेरे जहन में शाम 84 और पटियाला घराना आ गया। बिल्कुल एक आम साधारण सादा सा एक सिलसिला था। मेरे अब्बा जो थे वो शाहदरा से बहुत जल्दी आ गए थे लायलपुर, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि जब मैं वो है ना कि अब जो पलट के देखिए तो बात थी कुछ महाल भी। सो अब जब मैं देखता हूँ उन तमाम रिश्तों को जो कि मेरे वालिद और मेरी दादी और उनसे मुंसलिक लोगों के थे, मतलब ये लोग जब आए लायलपुर, तो लायलपुर में नहर के किनारे एक बस्ती है अब्दुल्लापुर के नाम से। अब वहाँ पे मतलब ज़ाहिर है बहुत बड़ा ओवर हेड ब्रिज और वट एवर काफ़ी चीज़ें वहाँ बन गई हैं। तो ये लोग जाके जो कम्युनिटी लिविंग जिसको चाल कहा जाता है हिंदी में, और मतलब वो एक ट्रेन के डब्बों की तरह के घर, कमरे और उस तरह वहाँ रहे। लेकिन ये चूँकि अब्दुल्लापुर जब आए तो ख़ानदान के कुछ लोग पहले वहाँ आ चुके थे। मेरी दादी जिन हालात में शाहदरा से निकल के आई थी वो कुछ इतने मौजू नहीं थे। मेरे दादा का किसी ने कत्ल कर दिया था, और कातिल जो था वो रिहा होके, और शायद उसने पूरी सज़ा भी नहीं काटी, को 3-1 साल के बाद वो रिहा होके जब वापस पहुंचा तो शाहदरा चूँकि एक बड़ी वेल नेट और छोटी सी बस्ती थी, तो सब लोगों ने मेरी दादी को ये कहा कि तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाओ। मेरी दादी, मेरे वालिद और मेरी एक फूफो के साथ अपना सामान GTS की बसें चलती थी सुर्ख रंग की, मुझे बाद में मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस, उनमें जैसे लोग उस वक्त ट्रेवल किया करते थे, और वो आ गई और वो अब्दुल्लापुर में ये लोग रहना शुरू हो गए। और फिर बाकी का सिलसिला, अपनी तमाम तर गुर्बत के बावजूद इन लोगों में मोहब्बत की एक अजीब सरशारी थी। ये ऐसे लोग थे कि जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के किसी इजहार के बावजूद वक्त के एहसास से मावरा बस लगे हुए थे। एक दूसरे को इंश्योर नहीं करवाते थे, एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन किसी को पता लगा है अगर कि दादी बीमार है तो वो आ जाएंगे, बैठे रहेंगे। इसी तरह किसी को पता लगेगा कि मेरे वालिद को बुखार है तो वो मतलब ये कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन वो समझते थे कि मुसीबत में या परेशानी में किसी के साथ वक्त गुजार लेना ही सबसे बड़ा सहारा है। बिल्कुल। और अब मैं इसको जब देखता हूँ तो मुझे बात समझ आती है कि ये जो आदमी के साथ वक्त गुजारता है और इसका जो एक दूसरे से ताल्लुक़ है, एहसास का, ये बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है। बिल्कुल ठीक और है। जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब तो रिश्ते ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल है। मैं वक्त गुजरने का नोहा नहीं बयान कर रहा, लेकिन बाहर तो फिर इन लोगों ने ये उठ के अब्दुल्लापुर से एक निस्बतन नई कॉलोनी
बन रही थी, जो कि कहने को कॉलोनी थी लेकिन अपनी सरिश्त में एक मोहल्ला था। लायलपुर में सरफराज कॉलोनी उसका नाम है उस जगह का। और वहाँ मकान डाले और ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मेरे वालिद साहब जो थे वो सोशल सिक्योरिटी, एक भुट्टो साहब ने महकमा शुरू किया था। उसमें वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे और एडिशनल डायरेक्टर तक पहुँचे। ठीक है। और उसके बाकी जो मतलब, और उनको ये रहा कल्क आखिरी वक्त तक कि वो जिस महकमे में अफसर हैं उस महकमे के बारे में बताना पड़ता है। तो वो जब भी मुझे कहा करते थे, कहते थे बेटा अगर तुमने अफसर बनना है तो किसी ऐसे महकमे में अफसर बनना जिसके बारे में बताना ना पड़े। बिल्कुल सही कि मैं मतलब एक अहम अदारा हो। अहम। और जहाँ तक बात है एजुकेशन की या तालीम की, तो कोई इतना ये कोई अदबी घराना नहीं था, लेकिन अलबत्ता कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मेरे साथ रहीं। मिसाल के तौर पे मेरी दादी जो थी, जो मेरे जहन में अवलीन याद है, वो सवेरे जब मेरी आंख खुलनी है तो वो अपने तख्त पोश पे बैठ के फजर की नमाज़ ख़त्म कर चुकी होती थी और मैं उठ के उनके करीब चला जाता था और वो 1000 दाने की तस्बीह गेड़ रही होती थी। और वो मतलब तलावत की आवाज़ मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद हर हालूसिनेशन ही है। और उसके बाद वो हीर का कुछ मतलब बिल्कुल गैर महसूस तरीके से वो किया करती थी। आप उसे पाठ कह लें, आप उसे मतलब रिसाइटल कह लें, उसको रेंडिशन कह लें, अब तो खैर उसके लिए बहुत से लफ्ज़ हैं, लेकिन ये उनकी ख़ानदगी का ये आलम था। एक और याद जो मेरे बचपन की है वो ये है कि उनकी आँखों के ऑपरेशन को उस वक्त आंखें बनना कहते थे पंजाबी में। उनकी आँखों में मोतिये का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर ऐनक लग गई उन्हें। तो ये जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं ये फिर मैं और वो इकट्ठे, दादी और मैं इकट्ठे पढ़ा करते थे। अच्छा। और मेरी उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट रही है। हाँ, मेरी बहुत अटैचमेंट उनके साथ रही है वो। और आखिरी वक्त तक मेरी ज़िंदगी के जो बहुत अहम फ़ैसले हैं उनमें वो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे खड़ी थी। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि आपके साथ खड़ा हो, कि सिर्फ आपको ये कह दे कि भाई ये जो कह रहा है ठीक है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो मेरे वालिद को किताबें पढ़ने का शौक़ था, लेकिन ज़ाहिर है रोज़गार के मामलात ऐसे थे कि उनके पास वक्त नहीं था। लेकिन बहरहाल मौसीकी बहुत अच्छी सुनते थे, शौक़ से सुनते थे और अच्छी शायरी पढ़ते थे। फैसलाबाद तो मौसीकी का घर है। लायलपुर में मौसीकी किसी वक्त में एक शहर का एक वो था, लेकिन जब ये बहुत सी एक शहर की, जैसे एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात होते हैं और हर वाक़या उसको पहले वाक़े से पहले मतलब उस वाक़े से पहले वो कोई और शख्स होता है, उस वाक़े के बाद कोई और शख्स हो जाता है। तो इसी तरह शहरों की ज़िंदगी में जो बड़े बड़े सियासी और समाजी हादसात हो रहे होते हैं उनके बाद वो शहर भी अपनी सरिश्त तब्दील कर रहे होते हैं। तो बावजूद इसके कि 1940s का जो लायलपुर था वो बड़ा एक प्रॉमिसिंग सा, एक इंक्लूसिव सा एक था, लेकिन 60 की दहाई में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में अपने कदम जमाए, फिर 70 की दहाई में जो पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, 80 की दहाई में मार्शल लॉ के बाद, फिर 90 की दहाई में अफ़गान जहाद के आफ्टर इफ़ेक्ट्स, इन तमाम चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता उस शहर की सरिश्त जो है वो बदल दी है, मुकम्मल तौर पे बदल दी है। अब आप इसको मतलब मास्टर सुंदर सिंह का लायलपुर नहीं कहा जा सकता, या भगत सिंह का लायलपुर अभी नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह साहब का फैसलाबाद तो राजा रियाज का फैसलाबाद है, या मतलब समझ गया, बहुत से लोग हैं जिनका नाम। तो वो कमिंग बैक, तो इस तरह इस मिले जुले से माहौल में किताबें घर में बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो थी वो बड़ी मैं ये समझता हूँ कि उन किताबों से ज़्यादा उन किताबों पे लिखे हुए जो जुमले थे
वो मेरे साथ रह गए। मिसाल के तौर पे 64 में मेरे वालिद मरी गए हैं दोस्तों के साथ, तो वहाँ से उन्होंने फैज़ की एक किताब ख़रीदी है और उसके ऊपर एक शेर लिखा है और नीचे अपना नाम लिखा है और नीचे मरी लिखा है और तारीख़ लिखी है। ठीक है। और इसी तरह नासिर काज़मी की पहली बारिश मेरे वालिद के पास थी, वो फिर फहमीदा रियाज की किताब है। मतलब उस वक्त चूँकि एक प्रिटेंशन का टाइम नहीं था, वो लोग जैसे थे वैसे नज़र आया करते थे और वैसा फसाड नहीं था। उनको अपनी शख्सियत के इर्द गिर्द एक हालत तामीर करने की या एक मसनूई वजूद उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो जो था जैसा था, और मतलब सीधे सवाल थे और कोई इतना मतलब कोई बहुत ज़्यादा हमारे घर में इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं हुआ करती थी। हमारे घर में भी बिल्कुल वही जो वस्ती पंजाब के एक लोअर मिडिल क्लास घरानों के मसाइल होते हैं कि मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई, मोटर जल गई है, एसी की गैस लीक हो गई है, या मतलब हाँ, या जो खुरा है उसमें बच्चा गिर गया है, टूटी सर में लगी है, वो फट गई है, सर फट गया है, एतकाफ़ से पहले लड़ाई हो गई है, मतलब बोतल खोलने वाली चाबी नहीं मिल रही है। इस तरह के जो मसाइल थे ये इनके साथ। लेकिन मैं 94 में पीएफ कॉलेज चला गया और मैं इस सारी चीज़ से खारिज हो गया। तो पीएफ कॉलेज ने आपको सिखाया कि कैसे बर्ताव करना है, ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, ये आपको पीएफ कॉलेज ने सिखाया? मुझे वैसे अभी तक इन चीज़ों का पता नहीं है। नहीं, काफ़ी लेकिन मतलब आप कह सकते हैं। लेकिन पीएफ कॉलेज ने फिर उसके बाद मतलब ज़ाहिर तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने ले ली। और बहुत खूबसूरत और बहुत फॉर्मेटिव दौर था। एक पहली दफ़ा एक ऐसा स्कूल या एक ऐसा कॉलेज जिसका कोई गेट मतलब जिसके कोई ग्रिल्स वगैरह था वो नहीं है। ठीक है, आप वहाँ हैं। जो कॉन्सेप्ट है ना घर का, वो अभी जब मैं हीथ्रो पे उतरता हूँ तो आगे लिखा होता है वेलकम होम। ठीक है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो यहाँ लगता है कि घर है। तो ये, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि घर ये है या घर वो है। तो ये सवाल लेकिन पुराना है। मैं पीएफ कॉलेज में रहता हूँ और घर छुट्टियों पे आता हूँ, या मैं घर में रहता हूँ और कुछ अर्से के लिए पीएफ कॉलेज गया हूँ। ज़बरदस्त। तो ये एक चीज़ है जो मैं बार बार लिख चुका हूँ। ज़ाहिर है मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ और अब मेरी बातों में भी एक रेपिटेशन आ गई है। 31 मार्च की रात को मैं पता नहीं, ये बात मुझे पता है मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। 31 मार्च की रात 1994 की रात मेरे अपने घर में आखिरी रात थी। तो अगली सुबह मुझे पीएफ कॉलेज चले जाना था और मुझे बाद में मेरे अब्बा ने बताया कि मेरी वालिदा जो थी वो मुझे कमरे की दहलीज पे खड़े होके सोता हुआ देख रही थी। और मेरे वालिद ने उन्हें कहा कि तुम्हें पता है ये इसकी इस घर में आखिरी रात है। और वाकई उसके बाद मैं मतलब तो वो जो एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जो कि ज़ाहिर है बाद में ज़िंदगी में आपके बहुत से रवैयों में मैनिफेस्ट होती है, ये वहाँ से स्टेप इन कर गई। पीएफ कॉलेज में हमें ये पता लग गया कि घर वर कुछ नहीं होता। सही है, ठीक है, सही है। और ज़ाहिर है वो अपने एक ही उम्र के लोग, और फिर वहाँ से आप रेजिमेंटेशन सीखते हैं। यानी कि एक ही जैसे कपड़े, एक ही जैसे बाल, एक ही जैसा खाना और एक ही जैसे शौक़, एक मतलब ये ज़िंदगी में आपकी जो डाइवर्सिटी, एक टॉक है सर केन रॉबिन्सन की, वाई स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, बहुत खूबसूरत टॉक है। उसमें वो बताते हैं कि स्कूल सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डिमांड के बाद पैदा हुआ। तो जैसे बड़ी सी मिल में घंटी बजा के वक्त का मज़दूरों को बताया जाता है, वैसे स्कूलों में घंटी बजती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मज़दूरों को मिल में यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, इसी तरह स्कूलों में जैसे असेंबली लाइन होती है प्रोडक्शन एरिया में, वैसे ही स्कूल में कतारों में बच्चे बैठे होते हैं। तो मतलब एक
बेहद डिसिप्लिन्ड वो जगह थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो उस्ताद थे वाकई कमाल के उस्ताद थे। उनमें नुनारी साहब जो अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, अनवर चौधरी साहब उर्दू पढ़ाया करते थे, मीर महबूब आलम ख़ान अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, वो भी उर्दू पढ़ाया करते थे। और इसके अलावा बहुत से लोग थे जो हिस्सा बक़दर जुस्सा आपकी तरबियत में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि आप आपने मेस वाले चाचे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई ये स्वीट का चम्मच लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे नहीं होता, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि भाई जब 2 प्लेट के अंदर 2 चमचे सीधे रख दिए जाएं, चम्मच और कांटा, तो इसका मतलब है खाने का वक्त ख़त्म हो गया है। खाने से पहले दुआ पढ़नी है, खाने के बाद अल्हम्द पढ़नी, मतलब ये एक ज़ाहिर है उसमें जो बाहर की दुनिया में हो रहा था उसके असरात पीएफ कॉलेज में भी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक खूबसूरत जगह थी। और उस जगह में गुज़रे हुए वक्त ने जो प्रभाव डाला है मेरी पूरी ज़िंदगी पे, वो मतलब वो खारिज नहीं हो सकता। आपने फ़ौज को ज्वाइन किया जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पाक फ़ौज में सर्व करने का? फ़ौज को ज्वाइन करने से पहले एक अरसा है जो कि एक ऐसा पीरियड है जिसके ऊपर कभी ढंग से मुझे खुद रोशनी डालने का मौका नहीं मिला। अच्छा, भी डालें। मई 1999 27 मई 1999 को पीएफ कॉलेज सरगोदा से मैं घर आ गया था अपने। अच्छा। मेरे जो बाकी क्लास फेलोज थे वो पीएफ कॉलेज से एयरफोर्स एकेडमी चले गए थे। अच्छा। मैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न एयरफोर्स में नहीं जा सका, तो मैं अपने घर आ गया। अब जब मैं घर आ गया तो एक तो मेरे अंदर टूट फूट का मैं शिकार इसलिए था कि मैं बचपन से हर जगह यही था कि भाई अब ये पायलट ही बन के आएगा घर, और मैं वो नहीं बन सका। दूसरी तरफ एक ऐसी ज़िंदगी जिसके गुजारने का कोई मेरी रिहर्सल नहीं थी, मैं उस ज़िंदगी में आ गया था। और तो ये तकरीबन 6 माह का पीरियड है। अच्छा। बिटवीन मई 99 टू नवंबर 99 16 नवंबर 99 को मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पहुंच गया था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जीपीए में, काकुल, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कैसा पाया आपने उसका एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा? जी हाँ, पाकिस्तान का मुक़द्दस तरीन इदारा। कैसा पाया आपने उस इदारे को, काकुल को? जो टीवी ड्रामों में पोर्ट्रे किया जाता है, क्या रियलिटी है या सिर्फ फिक्शन है? नहीं, रियलिटी भी है। और चूँकि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के देख रहे हैं, आपके सामने जब कोई एक आदमी, और वो आदमी जो कि मतलब ज़्यादा अहद रज़ा मीर आपके सामने या सलीम शेख आपके सामने जब किसी को फ्रंट रोल करवा रहा है या किसी को पानी में डुबकियाँ ले रहा है या दे रहा है, तो आपके लिए वो एक मंजर है, वो आप पे गुजर नहीं रहा, आप उसके नाज़िर हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस आदमी के साथ या जिस शख्स के साथ या जिस कैरेट के साथ ये हो रहा होता है, वो उसको मतलब मेरी एक दफ़ा ये हुआ कि फर्स्ट टर्म की बात है, एक मेरे सार्जेंट थे, मैं फर्स्ट टर्म में था, वो फाइनल टर्म में थे, वो फैसलाबाद जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं, और इस तरह नहीं पूछा जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने शाउट करके पूछा कि ओए ओए, मतलब स्टाइल होता है, ओए यू आर फ्रॉम फैसलाबाद। तो मैंने कहा सर आई एम गोइंग देयर, ये है वो है। तो बहरहाल मुझे ऐसे लगा कि वो सार्जेंट हैं तो बड़े हैं मेरे, हमारा ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी वालदा को बताया कि भाई आप 2-4 चीज़ें जो हैं, ये सार्जेंट मेजर जो होता है जो ड्रिल को लीड कर रहा होता है? नहीं, ये सार्जेंट होता है। सार्जेंट मेजर तो वो हवलदार होता है। ये कैडेट्स में से ही जो फाइनल टर्म में होता है, एक अपॉइंटमेंट है। अपनी वालदा को मैंने कहा कि ये बंदा आ रहा है, तो इसके हाथ अगर कुछ भिजवाना चाहें तो भिजवा दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले पीएफ कॉलेज में भी होता था कि सरगोदा कोई आ रहा होता था तो वो चीज़ें आ जाती थी घर से। तो मेरी वालदा थोड़ी जज्बाती हो गई।
उन्होंने उस सार्जेंट को, जब वो कुछ स्वेटर वगैरह थे वो देने गई, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ज़रा बेटा हसन को ना ठंड बहुत लगती है, तो ज़रा उसका ख्याल रखना। अच्छा। तो मेहदी साहब ये जनवरी की बात है, ठीक है। वो साहब अम्मी को तो बड़ी एक अच्छी महज़ब अंदाज में तसल्ली दे के आए। तो वापस आके उन्होंने जो है वो रात के 3 बजे हम सबको बाहर बुला लिया। और 3 बजे का वक्त है, जनवरी है, अबटाबाद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तमाम लोग पीटी किट पहन के नंगे पाँव आ जाए। ठीक। और हम अब अबटाबाद में खड़े हुए हैं और 3 बजे, तो उन्होंने फिर वो अंग्रेजी में शुरू हो गया, और अंग्रेजी जैसी मतलब माशाल्लाह होती है, उन्होंने बयान शुरू किया अपना। उन्होंने कहा कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी, मतलब अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है जिसने पाकिस्तान का दिफा करना है, और लेकिन उसको ठंड बड़ी लगती है। और मेहदी साहब इसमें कुछ नाकाबिले शायद अल्फाज भी हैं। सही है। और वो फिर सकूते ढाका को भी बीच में उन्होंने डाला, और हमारे साथ उन्होंने वही किया जो शायद कि मतलब बंगाल में हुआ होगा। सही। ठीक है। और वो पूरी रात हम लोग घास के ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, अगर थोड़ा सा गुमान होता था कि कोई आदमी सूखा रह गया, दोबारा बेसिकली जो ये लॉन्स होते हैं ना, पीएमए के जितने भी लॉन्स हैं, हर लॉन के कोने में एक छोटा सा डिप सी बनी होती है, वो एक पानी को स्टोर करने की जगह है। लेकिन वो ऐसा कोई कुदरती चश्मा नहीं है। ये वो जगह होती है जहाँ पे स्वीपर अपना पचाला, जो सही है, ये उसने जो पचाला जाके अंदर फर्श पे मारना है, जिसमें फिनाइल और मिट्टी और गंदवंद है, वो मारता है अंदर पचाला। उसके बाद वो पचाला लेके आता है और वो उस डिप में उसको एक दफ़ा डाल के फिर वो वापस लेके जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका पानी कितना अथर होगा। उस डिप में उसने काफ़ी देर, तो उन्होंने इज्तिमाई तौर पे तामीर वतन प्रोग्राम चलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान अब आप आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, आप उसके अंदर जाके खड़े हो जाएं। ठीक है। ठंड निकाल दी उन्होंने आपकी? जी, उन्होंने उसके बाद जो है जिंदगी में कभी लगी फिर उसके बाद नहीं, ठंड तो ज़ाहिर है लगती है। सियाचिन पे पोस्ट रहे आप? जी, मैं सियाचिन में रहा हूँ। हाँ, मैं उस पर आऊँगा। आपने सियाचिन से कुछ खत भी लिखे जो कि पब्लिश भी हुए। जी, मैंने सियाचिन से खत लिखे। सियाचिन पे ठंड लगी? तो आपका पहले पीएमए वाला सवाल जो है वो उसको वाइंड अप कर लें हम। तो बहरहाल उस रात ये वाला मामला हुआ, और उसके बाद अब ये चूँकि सज़ा मेरी वजह से बाकियों को मिल रही थी, लेकिन हर दफ़ा किसी न किसी मतलब, लेकिन ये जो सज़ा दी जाती है, मैं इसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ऑनसेट्स हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी बात जहन में बैठ जाती है कि अगर इज्तिमाई तौर पे सज़ा दी जाएगी तो ऐन मुमकिन है कि इज्तिमाई तौर पे ठीक हो जाए। मतलब ये आदमी के जहन में कुछ ऐसी ये चीज़ें जड़ पकड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर और ये लोग बहुत से कहते हैं कि यार, और आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि मतलब सीनियर अफसर बन गए और फिर वो वापस पीएम में गए। मुझे अगर आप दोबारा ये कहें कि आपको मैं वापस नहीं जाएंगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और फिर कुछ इंडिविजुअल इंसिडेंट्स भी है, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने हेमिंगवे की किताब है फेयरवेल टू आर्म्स, फिल्म भी बहुत खूबसूरत उसके ऊपर बनी है। अशफाक साहब ने उसका तर्जुमा किया है विदाए जंग के नाम से। मैंने विदाए जंग पढ़ी पहली दफ़ा। तो वो किताब ऐसी है हेमिंगवे की कि वो किताब आप जब पढ़ लें तो आपका बंदूक उठाने को दिल नहीं करता। मतलब ऐसी बात, वाकई मैं वाकई कायर आदमी हूँ और मेरा पहले भी बंदूक उठाने को दिल नहीं करता था। लेकिन वो ये साथ साथ चीज़ें जो है वो निजी तौर पे भी हो रही थी, और ये दाखिली जंग थी और एक जो बाहर की ट्रेनिंग थी। लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है कि यार आप अगर उस वक्त आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी में क्या करते हैं, आपका क्या कमाल है, तो वो जो ट्रेनिंग है वो आपको एक ऐसा फ़ख्र आपके अंदर पैदा कर देती है। किन बुनियादों पे कि आप 6 मिनट में 1 माइल पूरा कर लेते हैं। सही है। और आप 6 दफ़ा छाती को ऊपर लगे डंडे के साथ लगा लेते हैं। सही है। और आप 2 मिनट में 50 पुशअप कर लेते हैं। और आप 9 मील भाग सकते हैं। मतलब इन मंदरजा वाला चीज़ों की बुनियाद पे आप समझते हैं कि आप ना सिर्फ फ़ख्र इंसानियत है, बल्कि इस मुल्क में जो थोड़ी बहुत इस्तेहकाम आपको नज़र आता है, उस इस्तेहकाम के पीछे यही अज़्म है।
तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीएम में, लेकिन फिर वो और फिर आप एक दिन आता है आपको पता ही भी नहीं चलता, आप पास आउट हो जाते हैं। पीएमए में गुजरे हुए सारे वक्त की कड़वाहट जो है वो उस एक लम्हे में ज़ायल हो जाती है जब आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और पास आउट होते हैं और आपकी वालिद और आपके वालिदा खड़े होते हैं, आप उनको जाके सल्यूट मारते हैं और ऐसी बेतहाशा मोमेंट्स होती हैं, ड्रिल स्टाफ आके आपको सल्यूट करता है। ये एक पूरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है जिससे आप गुजरते हैं। ये ट्रॉमा भी तो है, ये ट्रॉमा है, लेकिन शायद उस पेशे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी नहीं कहा जाएगा, ये मेरी राय है कि ये मतलब उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि उनको मतलब, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा ना, मिसाल के तौर पे ये चूंकि तस्लीम कर लिया गया कि अगर लोग एक गिरोह की सूरत एक मुश्किल हालत या मुश्किल हालात से गुजरेंगे तो उनके अंदर एक अखुवत या इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। ये थेरी है, ठीक है। अब लेकिन जब इस थेरी को आप पीएमए की हद तक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थेरी है, आपकी प्लेटून में आप प्लेटून मेट्स होते हैं, वो आखिरी वक्त तक याद रखते हैं, कोर्स मेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यही जब आप किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे आप अहम फैसले कर सकते हैं, तो आप चूँकि पस मंज़र में तो ये सोच है, तो आप ये समझते हैं कि अगर सैलाब आया है और पूरा औस्ता मोहम्मद सैलाब में बह गया है तो औस्ता मोहम्मद के तमाम लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। या ज़लज़ला आया और मुज़फ़्फ़राबाद सारा ख़त्म हो गया तो अब जो मुज़फ़्फ़राबाद के लोग ज़लज़ले से बेदार होंगे वो एक कौम बन चुके होंगे, सही है। तो और फिर आप इसका इजहार भी देखते हैं कि मतलब 14 अगस्त आएगी तो 4 मुख्तलिफ सूबाई लिबास में लोगों को कपड़े पहना के राहत फ़तेह अली ख़ां या साहिर बग्गे की कंपोजिशन पे किसी कौमी मोन्यूमेंट पे जाके उनका रक्स करा के ये समझ लिया जाएगा कि ये पाकिस्तान एक मुत्तहिद और एक नहीं, परेड में यही मंजर पेश किया परेड की तो मतलब परेड तो एक मिलिट्री एक्टिविटी है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि ये सोच जब मुख्तलिफ इजहार की शक्ल जब इख्तियार करती है तो मतलब मैं सोच के ऊपर आ रहा हूँ। तो पीएमए में बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे मौका मिले तो आई विल नेवर गो बैक अगेन। आपके वालिदैन को फ़ख्र है आप पे आज भी कि आपने सर्व किया, पीएमए को पास किया, एक अहम इदारे में रहे? ये 3 मुख्तलिफ बातें हैं। हाँ, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि वो ईमानदार अच्छा ड्राइवर, तो मैंने कहा ये 3 मुख्तलिफ लोग हैं। तो ये 3 सर्व किया, मैंने सर्व नहीं, मैं किसी मतलब ऐसे लम्हात आते हैं कि आप यू मेक योर सेल्फ बिलीव दैट यू आर डूइंग अ ग्रेटर सर्विस, लेकिन बुनियादी मतमा नज़र तो बहरहाल फ़ौज में जाने का ऐसा नहीं था। एक 90 के आखिर में पाकिस्तान में एक अच्छी नौकरी थी और मतलब मैं किसी और काबिल भी नहीं था शायद कि मैं कुछ और कर पाता, मतलब ना मेरे नंबर इतने अच्छे थे, ना मैं इतना ज़हीन था। तो मेरे जैसे एक कुन ज़हन आदमी के लिए ये एक अच्छी मुनासिब नौकरी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि हम कहा करते थे कुछ ना करने के इतने पैसे और कहीं नहीं मिलते तो मतलब, लेकिन बट ये तो खैर एक वो है, आपको मतलब फ़ौरन नौकरी मिल जाती है। शहर में पुलिस वाला आपको रोकता था तो आप उसको बता देते थे, तो वो खुद भी मतलब ये कांस्टेबल शाहिद से पहले का वाक़या है, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। ये कांस्टेबल शाहिद से पहले का वाक़या है, तो इसलिए मतलब जो है वो, तो ये पीएमए का दौर ये ऐसा था। कोई ऐसा सुपीरियर पर्पस, हायर मोटिव ऐसा आपको अगर दोबारा लाइफ मिले और आपको ये डिसीजन लेना पड़े तो आप आर्मी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं फ़ौज में नहीं जाऊंगा दोबारा। अच्छा, ये बताएं कि पीएमए मेरे अपने ख्याल में, लेकिन मैं इसका ये मतलब मेरा फ़ौज में जो वक्त गुजरा है वो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ वक्त नहीं है, उससे जुड़े बहुत रिश्ते हैं। मतलब बड़ा 15 साल में रहा हूँ फ़ौज में, अदर देन द मिलिट्री, ठीक है, ट्रेनिंग जो 2 साल का ट्रेनिंग था। तो इन 15 सालों में बहुत छोटे छोटे ऐसे लम्हे हैं जिनमें बड़े बड़े
ताल्लुक बने हैं और वो लोग मतलब और ज़ाहिर है एक कुंबे की तरह तो बहरहाल जी है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़ौज में अच्छा वक्त नहीं गुजरना तो फिर कहाँ गुजरेगा, पाकिस्तान में वहीं गुजर सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पीएम में ट्रेनिंग ऐसी होती है और शायद ट्रेनिंग कराने वाले तवक्को भी यही रखते हैं कि भेजा निकाल के अपना बयानिया या अपना डॉक्ट्राइन इंस्टॉल कर दिया जाए और ये बस वो उसी सीध में चले, इधर उधर ना देखे। लिखारी होना या लिखना ये बड़ा बरीक और फ़न है और हसास लोगों का। अमूमी ख्याल ये होता है कि फ़ौजी हसास नहीं हो सकता, ट्रेनिंग ही ऐसी है ना, वो ट्रेन टू किल होते हैं या टफ़ ट्रेनिंग होती। ये लिखना कब शुरू किया आपने? पीएमए के अंदर ही होते हुए वहाँ पे ट्रेनिंग पे भी आप लिखते थे या उसके बाद क्लियर होने के बाद? इस सवाल की बुनियाद पे एक और सवाल है कि आदमी क्यों लिखता है। हाँ, क्यों लिखता है, लेकिन उस सवाल की तरफ बाद में आएंगे। हाँ। जहाँ तक लिखने का क्रोनोलॉजिकल वो है कि कब से लिखना शुरू किया, तो मेरा ख्याल है कि मैंने पीएफ कॉलेज में लिखना शुरू कर दिया था। डायरी लिखा करते थे आप? मैं कॉलेज मैगज़ीन में कंट्रीब्यूट करता था। मैं पहले को एक मेरे वालिद साहब ने पहली दफ़ा मुझे कंप्यूटर लेके दिया, मैं उन दिनों राजा गिद्ध हिफ्ज़ कर चुका था। अच्छा, ठीक है। और मतलब और उनको ये गुस्सा था कि भाई को तुम काम की चीज़ हिफ्ज़ कर लेते। अच्छा, दूसरा रिग्रेट आपको ये नहीं है कि राजा गिद्ध मैंने क्यों हिफ्ज़ की? नहीं। अच्छा, ये रिग्रेट नहीं है, ये अगर दोबारा मौका मिले तो फिर ही आप हिफ्ज़ करेंगे उसको? मेहदी साहब, ये बात एक पूरी मुफस्सल नशिस्त की मुतकाज़ी है कि बानो कुद्सिया मतलब इसके अंदर ये ना ये एक प्याज के छिलके की मानिंद है। हाँ। और ये समाजी तनाजुर में होने वाला मुकालमा है। मिसाल के तौर पे क्या बानो कुद्सिया की तहरीर शानदार है, क्या बानो कुद्सिया की नसर दिल फरेब है? हाँ, है। इसमें कोई शक नहीं है कि बानो कुद्सिया और अशफाक साहब दोनों की तहरीर दिलावेज है। मैं जाऊँगा थीसिस पे। थीसिस क्या है? ठीक है, क्या ये लोग इन लोगों की तहरीर से किसी पॉलिटिकल एजेंडा की बू आती है? जवाब है कि आती है। ठीक है। सवाल है कि क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था? जवाब है कि क्या लिखारी, और सवाल के जवाब में सवाल है, जवाब नहीं है, कि क्या लिखारी समाज सुधार के लिए पैदा होता है? मेरा क्या आदमी तो मतलब आदमी अगर तो ऐसा होता, मतलब ये भी तो देखिए ना कि वो लोग मतलब उनके पास एक तोहफा है खूबसूरत नसर तख्लीक करने का, लेकिन इस तोहफे के साथ साथ वो उस समाज का हिस्सा है जिस समाज में ये सब हो रहा है। जी हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आदमी लिखारी है तो इसलिए वो लाइफ बॉय से नहीं नहाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। अशफाक साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सदर अयूब की तरक्की को देख रहे हैं। ये तो आज आप बैठ रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो मामला फहम थे, जिन्हें ये नज़र आ रहा था कि ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है, तो इसलिए वो इस बात से अलग हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आमरीत और जमहूरियत की बहस से परे अयूब साहब के दौर में होने वाली जो सो कॉल्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि सनती तरक्की, मतलब आप ये भी देखें ना कि हमारे लिए स्पेस इतनी श्रिंक हो गई है कि हर लफ्ज़ के साथ एक डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। ठीक है। तो जो अयूब खान के दौर में होने वाली सनती तरक्की को देख के एक आम पाकिस्तानी की हैसियत में, एक आम मगरबी पाकिस्तानी की हैसियत में शाद काम होते थे कि भाई अच्छा है। तो अब आप अगर ये कहें कि अशफाक साहब एक अदीब बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि अशफाक साहब ने कई जगह बयानिए को कंधा दिया है। हाँ, उस ज़माने के बयानिए को, उस ज़माने के बयानिए को आखिर तक। और वो अशफाक साहब का जो काम साथ साथ, मतलब अयूब के दौर में वो जो इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सदर का हाथ अपने हाथों में लिया, उसके बाद आप देखें तो निखार जो अर्ली 60s का है, जो उनकी मशहूर लाइन है निखार में कि शौकत गाने का साधु है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ अशफाक अहमद है जो ताज़ा ताज़ा रोम से आया है। और उसके बाद जब आप देखते हैं अशफाक साहब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 84-85 के जो PTV अवार्ड्स हैं उनमें दाढ़ी आहिस्ता आहिस्ता है,
और उस वक्त जो है वो मनचले का सौदा आ रहा है, जाविया भी आना शुरू हो गया था। नहीं, वो मनचले का सौदा आ रहा है और अशफाक साहब जो हैं वो पुरअमन बकाए बाहमी उनके ड्रामों में ये नज़र आ रही है। उनके ड्रामों में जो ज़िया दौर की कंजर्वेटिज्म है, मतलब उनके ड्रामों में औरत जो घर से निकल रही है काम करने के लिए, वो एंड ऑफ द प्ले अनहैप्पी है, ठीक है। ये एक सटल नैरेटिव है, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तरक्की को छोड़ दो, फलाह की तरफ जाओ, वो बुनियादी तौर पे कन्फर्मिज्म की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। और मुशर्रफ के दौर में वो उनके फ़न की भी तीसरा जॉनरे है, मतलब इससे एक अशफाक अहमद है जो अफसाना निगार है, एक अशफाक अहमद है जो प्ले राइट है, एक अशफाक अहमद है जो ब्रॉडकास्टर है, और एंड पे आके एक अशफाक अहमद है जो दास्तान गो है। जाविया में जब वो पहुँचते हैं तो वो मुशर्रफ दौर की एनलाइटेंड मॉडरेशन जो है उसको बहुत मध्यम तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आसरा करवा रहे हैं। आसरा करवाना मेरा ख्याल है एक मुनासिब लफ्ज़ है उसके लिए, बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब हम वापस जाते हैं तो मैंने एक अफसाना लिखा और वो सीमी शाह से काफ़ी मुतासिर था। तो वो मेरे वालिद ने जब पढ़ा तो उन्होंने, एक आम ख्याल होता है ना कि जी पढ़ के बड़े खुश हुए, मुझे उन्होंने काफ़ी मतलब एक गालियाँ दी उन्होंने, जो कि आम तौर पे दी जाती हैं पंजाबी घरों में। ये होता है कि गाली जो देनी है वो खुद को दे। जी। तो लेकिन इसके बावजूद बाय द टाइम मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मैं कॉलेज मैगजीन को काफ़ी हद तक उसमें लिख रहा था, ठीक है। ये अब ये बाकायदा लिखना नहीं, लेकिन आप लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक जब, और ये ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी प्रभात से गुज़र रहा था, मतलब एक टीन एज ईयर से एक, और फिर एक मेलनकली जो कि एक हिस्सा है फौज के अंदर रहते हुए भी। तो एक्सरसाइजेज जितनी हो रही होती थी उनमें ऑपरेशनल ऑर्डर्स लिखने के लिए जो कॉपियाँ दी जाती थी, अब मेरे पास वो पड़ी हुई हैं, उनकी बैक साइड पे लिखा हुआ है कि हम लस्सा से चल के खाकी पहुँचे हैं, दूर बच्चे जो है वो, मतलब ये इस तरह की मंजर निगारी जो है, खुदा जाने ये सफ़र कब ख़त्म होगा। आपके पास महफूज है आज भी? जी मेरे पास हैं चीज़ें, और फिर उसके बाद जब मैं फिर खुदा का शुक्र है कि मैं जहाँ मैं इतना काबिल ज़िक्र फ़ौजी था नहीं, तो मुझे उन्होंने संजीदा महाजों से हमेशा दूर ही रखा है, ठीक है। जहाँ कोई अहम काम हो रहा होता था, जहाँ पे दिफा का नाकाबिल तस्खीर हो रहा होता था, मुझे वो कहते थे कि काका तू साइड पे हो। तो मतलब पन्नू आकिल में मेरा बहुत वक्त गुजरा, बहुत खूबसूरत वक्त था, और चूँकि वक्त की कसरत थी और बेतहाशा लंबे दिन और किताबें पढ़ने का बहुत वक्त और सफ़र करने का बहुत मौका, फिर पन्नू आकिल से सियाचिन में पोस्ट रहे और कॉलम्स की सूरत आपने एक मैंने पढ़ा था सियाचिन से आया ख़त। आपका अंदाज़ और तहरीर का असलूब जज्बाती होता है। मुझे ये बताइए, आप किसी से इंस्पायर थे लिखने में? ये जो आपने असलूब अपनाया इसमें बड़ा दर्द है, ये कहाँ से आया? और सियाचिन में बैठ के आपने क्या लिखा? जब तक ये सियाचिन में गया था, फरवरी 2005 में मैं गया था और अगस्त 2005 में मैं आ गया था, 6 माह में रहा हूँ। तो सियाचिन तक, सियाचिन मेरा एक तरह का पहला फील्ड एक्सपीरियंस था, एक तरह का, मतलब इसमें आप देख रहे होते हैं और आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ वो है कल्चर है, और आप उससे एक्सपोज हो रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं, और फिर उस जगह की अपनी कहानियाँ हैं, और फिर उस जगह की, आप तो खैर इन तमाम इलाकों में गए हैं। ग्यारी तक गया हूँ मैं, आगे नहीं। ग्यारी, अच्छा, इसके सियाचिन के 3 सेक्टर्स हैं। एक कुछ लोग नीचे जाते हैं जो कि कामरी वाली साइड है, कुछ लोग ग्यारी की तरफ जाते हैं, और मैं इस तरफ अस्कोले और शिगर अस्कोले दासुआ पॉलीगॉन, उसके बाद पजू, और फिर उर्दुकस, और फिर आगे IHEC, और वहाँ से फिर कॉन्वाय साडल। मैं इस रास्ते पे गया था। ये वो जगह हैं जहाँ पे मतलब चलते चलते, और इनका एक पैटर्न होता है। आप एक रात मतलब एक दिन में कुछ
एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाते हैं। ठीक है। सिलसिला ये होता है कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान एक मिड पॉइंट होता है। इधर से एक सिपाही आपके साथ चलता है, हाँ। जो रास्ता दिखाने के लिए होता है। हाँ। सैचन की बड़ी सख्त पॉलिसी, आप अपना सामान खुद उठाते हैं। हाँ। तो वो जो सिपाही है उसके हाथ में फ्रेश सब्जी जिसमें टमाटर धनिया वगैरह है और ख़त, ठीक है, ये उसके हाथ में होते हैं। अच्छा। और वो मिड पॉइंट पे जाके दूसरे बंदे को मिलता है जो उधर से आया होता है। अच्छा। तो वो जो बंदा उधर से आया हुआ है उसको वो ख़त, हाँ। टमाटर और ये वाला अफसर हैंड ओवर कर देता है। अच्छा। ठीक है। और ये उसको लेके आगे चला जाता है। ठीक है। वो बंदा वापस आ जाता है और एक मतलब NLI के सिपाही जो होते हैं, इन्होंने अपने साथ एक 1.5 लीटर की जो बोतल होती है ना, उसमें एनर्जेल बनाया होता है। हाँ। वो मतलब आप जाके वहाँ बैठते हैं, वो आपको एनर्जेल खोल के पिलाता है। ये भी एनर्जेल आप पी के जा रहे हैं, वो भी एनर्जेल लेके आया होता है। तो उसके बाद आप उसके साथ टमाटर और खतूत के साथ आप पोस्ट दूसरी की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ। आप दूसरी पोस्ट पे तकरीबन 3, 4 या 5 बजे पहुँच जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। और फिर आप थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं। वो आपको पोस्ट के वो 4-5 जो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, वो आपको पोस्ट के हालात दिखाते हैं। फिर वो बाहर लेके चले जाते हैं। फिर वो, और हर पोस्ट की अपनी कहानियाँ होती हैं। बिल्कुल। वो आपको बता रहे होते हैं कि सर ये जो सामने NLI के जो लोग हैं, इनके कुछ मुहावरे बहुत मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ के लिए जो इसमें मुकब्बर है वो दुनिया का मैदान है। हाँ। आप पूछते हैं कि यहाँ कुछ दुकानें, दुनिया का बाजार है सर। दुनिया का बाजार है। तो वो दुनिया का बाजार आप समझते हैं वाकई को, मतलब सुपरमार्केट नहीं होगी तो कम से कम 5-6 दुकानें होंगी। आप जाके देखते हैं तो एक घर का किवाड़ आधा खुला हुआ है, उसके अंदर एक मर्तबान में कोई 8-6 चीनी की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, कोई माचिस पड़ी हुई है, कोई मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है। तो ये वो तब तक जो मिल्क पैक के कार्टन्स थे, ये भी एस्कोले से आगे आपको नहीं मिलते थे। अच्छा। तो मतलब ये दुनिया का बाजार है। हाँ। ठीक है। और फिर वो जो कहानी आपको सुनाते हैं, हाँ। आप चूंकि इतने थके हुए होते हैं और आप चूंकि मुकम्मल तौर पे एक अक़लियत में होते हैं, तो आप उनको ये नहीं कहते कि भाई तू गलत कह रहा है। ठीक है, मुझे पता है। और ये वैसे भी एक तरह से प्री इंटरनेट एज थी। हाँ, ठीक है। तो मतलब मिसाल के तौर पे मैं पहुंचा, उर्दू का बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी टफ चढ़ाई है। वो पूरे दिन का ट्रैक करके मैं पहुंचा, तो आगे वो सूबेदार साहब जो थे वो बातों के मूड में थे। वो मुझे लेके बैठे और कहते हैं सर आपको पता है सर, जन्नत का जो ज़ुबान है वो पश्तो होगा सर। ये आप अब वो एक अहम अपनी तरफ से अदक फिक्री मामला जो मजहबी तनाजुर में मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल होगा। तो अब वो चूँकि वो तो खेल रहा है ना, कहते तो बल्ती क्यों नहीं होगा सर। मैंने कहा बल्ती भी तो शना भी बोलते होंगे ना सर। तो मैंने कहा हाँ, शना भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये फिर नूरबख्शी क्या करते होंगे। अब मतलब तो मैंने उसे कहा कि सूबेदार साहब बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिट में ये जो खतीब साहब हैं वो बता रहे हैं कि जन्नत में उर्दू ही बोली जाएगी ताकि तमाम लोग एक ही ज़ुबान बोले और एक ही ज़ुबान समझ लें। तो ये मतलब ये एक उनका वो था। और वो कहानियाँ सुनाते हैं और आप कहानियाँ सुनते हैं। इन और इस सब के बीच में जब शाम हो जाती थी तो फिर वो सैरबीन BBC का लगा करता था। हाँ। और वो हम सुना करते थे। हाँ। और उसके मतलब वहाँ पे सिर्फ सैरबीन आया करता था। और फिर ये 8 बजे जो है ये खतूत जो लोग भेजते थे या कॉल्स करते थे, तो वो कॉल्स हम सुना करते थे। मेरी चूँकि शादी नई हुई थी, तो मैं हर रोज़ अपनी बेगम को एक ख़त लिखा करता था। और वो ख़त चूँकि पोस्ट नहीं हो सकता था, ठीक है, तो मैं ख़त लिख के अपने पास रख लेता था। हाँ। वो फिर जैसे मतलब मैं पयू से निकला, उर्दू का से निकला, तो गोरो 1 से निकला गोरो 2। यहाँ गोरो 2 पे मुझे एक बंदा मिल गया जो नीचे जा रहा है। अच्छा। तो उसे मैं वो सारे ख़त फाड़ के दे देता था कि भाई ये ख़त इकट्ठे पोस्ट कर देना। ठीक है। तो मतलब इस तरह ये तो वो सारे ख़त जो है वो अब हमारे पास महफूज हैं, जो मैंने लिखे और जो आपने मकतूब अहलिया को लिखे। जी, और किसी के मैं अहल नहीं था इसलिए मैंने वो अहलिया को लिखे। और वो फिर ये हुआ कि जब ये 11 वाला इंसिडेंट हुआ, 7 अप्रैल को हुआ, तो फिर ये डॉन में मुसद्दिक शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास वो ख़त पड़े हुए हैं, मुसद्दिक न्यू। तो उनमें से एक ख़त जो था वो फिर पब्लिश हुआ, वो काफ़ी लोगों ने पढ़ा उसे। ज़बरदस्त। और जो आपके पास खतूत महफूज हैं, जी,
कोई इरादा है उनको भी पब्लिश करने का? नेवर से नेवर। मैं इसके बारे में कोई राय, मतलब हो सकता है कि मैं ये समझ जाऊं, मुझे यकीन आ जाए कि मेरी तहरीर इतनी अच्छी नहीं है, मैं लोगों को बोर करता हूं, तो मैं ना पब्लिश करूं। हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि यार ये एक एक्सप्रेशन है मोहब्बत का, और ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, ये महफूज रह जानी चाहिए। तो लोग इसको पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में जान झांक सकेंगे, तो मैं इसको पब्लिश करवा दूँगा। ये जो भी आप खतूत को लेके इतने हसास हो रहे हैं कि मुझे लगता है अच्छी ना लगे लोगों को, ये कॉलम लिखते हुए या किताब करते हुए नहीं ख्याल आया कि मैं जो लिख रहा हूँ हो सकता है लोगों को, तब आप हसास नहीं थे, ख़तों के बारे में ज़्यादा हो गए? नहीं, खतूत जो है वो दो अफराद के दरमियान एक निजी गुफ्तगू है, जिसमें इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात का ज़िक्र मुख्तलिफ तनासुब से है। मतलब मिसाल के तौर पे एक ख़त है, उसमें मैं सारा वाक़या मैंने ये लिखा है कि अभी जो मुझे यहाँ NLI वाले मिले हैं, इन्होंने मुझे कैप्टन मंसूर की कहानी सुनाई, और कैप्टन मंसूर की कहानी बड़ी मतलब परेशान कर देने वाली है। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो क्रेविस में गिर गया, और फिर वो मतलब ज़ाहिर है उसमें कुछ मुबालगा अमेज़ी भी होती है, लेकिन बाहर कोई एक कैप्टन मंसूर थे हु फेल इन क्रेविस, और उनके वालिदैन को इकलौते बेटे थे, तो बड़ी उनके वालिदैन ने कोशिश की कि वो टीम्स भी लेके आए, लेकिन वो नहीं मिल सके। तो मतलब इस तरह, अब इस ख़त में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ खतूत में, मतलब जो मैं अपनी बेगम के साथ बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई आर्काइवल वैल्यू नहीं है, इसमें किसी को दिलचस्पी होगी नहीं। ये मेरी राय है। ठीक है। तो इसलिए जब आप कॉलम लिख रहे हैं एक शहर के बारे में, तो वो एक ऐसा मामला है जो कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा है। उसमें बहुत सी बातें हैं जो लोगों को पता चल रही हैं कि अच्छा भाई ये भी होता था। ये जंग बाज़ार जो है, इसमें बैरिस्टर खज्जन सिंह की बेटी तैजी हुआ करती थी, जो कि बहुत अच्छे भजन गाया करती थी, और जिसको बाद में हरवंश राय बच्चन मिले तो उसने शादी कर ली और अमिताभ पैदा हुआ। अब ये बात लोगों को ज़ाहिर है थोड़ी। अच्छा, जो आपने कॉलम लिखना शुरू किए डॉन में, जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के पस मंज़र में लोगों पे बीतने वाले हालात थे, वो बहुत ज़बरदस्त सिलसिला था, और आपने बाद में उसको किताबी सूरत में पब्लिश किया। मुझे ये बताएं, वो जितना रिसर्च वर्क है, रेल की सीटी जहाँ जहाँ रेल जा रही है, उसके इतराफ़ बसे गाँव, शहरों और कस्बों की आप दास्तानें लिख रहे हैं, ख़ुद सफ़र करके रिसर्च करके ये सारा मवाद इकट्ठा किया, या किताबी या लाइब्रेरी रिसर्च से इकट्ठा किया? मेहदी साहब, आपका तो फ़ैन बेस बहुत बड़ा है, कभी कभार भूले भटके से हमें भी कोई एक आधा बंदा पूछ लेता है। मुझे याद आ गया कि एक आदमी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछा कि आपका नाम हसन महराज। अब आप फेसबुक पे किसी को मैसेज कर रहे हैं जिसका नाम हसन महराज है, तो मैंने कहा जी मैं ही हसन महराज हूँ। तो कहता है ये रेल की सीटी आपने लिखी है? मैंने कहा नहीं, ये किसी और ने लिखी है, मैं सिर्फ तस्वीर मेरी उन्होंने इसके पीछे दे दी तो इसलिए। तो मतलब इनमें से बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहाँ मैंने बहुत वक्त गुजारा है। ठीक है। बहुत सी जो कि वो ट्रैवल का डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे को दो चार ऐसी जगह भी हैं जहाँ मैं नहीं जा सका। ठीक है। लेकिन वो चूँकि एक कलेक्टिव, मतलब मैं जब ये लिख रहा था तो आई वॉज 32, तो तब तक और मेरी फ़ौज की नौकरी भी 11-12 साल हो चुकी थी। कुछ ऐसे शहर थे जिनमें, तो जैसे शाहदरा, वहाँ से तो आपने बताया, मैं ग्रो किया वहाँ पे, और लायलपुर है मेरा शहर है, भावलपुर में नौकरी के सिलसिले में रहा, खानपुर कटोरा, रहीम यार खान, जंग के दिनों में यहाँ रहना मुमकिन हुआ, सियालकोट, नारोवाल, पसरूर, बड़ा भाई, ये मसरूर, बड़ा भाई, पसरूर, ये जो कस्बात हैं इनमें बॉर्डर एरिया रैकी, दरबार साहब, करतारपुर। मतलब ये किसी शहर में कोई आपका कोई रिश्तेदार रहता था, आप वहाँ जाया करते थे। ठीक है। तो ये उन शहरों से जुड़ी बातें थीं जिनमें से अक्सर जगहों पे मैं गया था, और अक्सर जगहों पे मतलब बहुत कम जगह ऐसी जहाँ मैं नहीं जा पाया फिज़िकली। लेकिन ये जो सच्ची दास्तानें हैं, ये कहाँ से जमा की?
मैं रिसर्च वर्क था। हाँ, ये है तो ये रिसर्च वर्क, लेकिन ये वैसा रिगरस रिसर्च वर्क नहीं है। जिस बात के बारे में मुझे आपने देखा होगा कि जो जुमला, जिस बात का मुझे हतमी तौर पे यकीन नहीं है, मैंने वहाँ लिखा हुआ है कि कहा जाता है, सुना जाता है, मानना है। तो चूँकि जब मैं लिख रहा था, मैं कोई एकेडमिक चीज़ नहीं लिख रहा था, तो मैंने एक रिगरस एकेडमिक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। मैं कोई मतलब एडिशन टू द बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं तो एक बता रहा था बात कि भाई इस शहर की ये बात मशहूर है, रेल में बैठा हुआ आदमी ये सोच रहा होता है, क्योंकि मेरा बहुत वक्त रेल में गुजरा था। रेल से रोमांस है आपका? जी बिल्कुल। और जो किताब का आपने नाम रखा है रेल की सीटी, वो उस रोमांस की वजह से रखा है या रेल की सीटी में वैसे ही दुख और दर्द होता है, इस वजह से आपने सोचा ये नाम सूट करेगा? जी, मुनीर साहब का जो रेल की सीटी बजी दिल लहू से भर गया। हाँ, मेरे वालिद साहब ने एक किताब मुनीर साहब की है, दुश्मनों के दरमियान शाम जी, उसके ऊपर अब मतलब अपने हाथ से ये शेर लिखा हुआ। मुझे ये शेर पसंद था, और मैं चूँकि जो अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन छपता था, उसका जो था वो फॉर होम द बेल टॉल्स, ठीक है, वो जो है वो हेमिंगवे की किताब से लिया गया टाइटल। जब आप ये लिख रहे थे उस वक्त आपको ये अंदाज़ा था कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा पहचान बन जाएगी या वजह शोहरत बन जाएगी? क्या सोच के लिखना शुरू किया था उस वक्त आपने? मैं बस लिख रहा था बिकॉज मुझे लिखने में मज़ा आता था, मैं इसको एंजॉय करता था। और जब आपने इसको कंपाइल करके किताबी शक्ल दी तो इसमें किताब में कुछ इजाफा भी किया? नहीं, इसमें मतलब ऐसे को उसको 5, 6, 7, 8 दफ़ा पढ़ा तो वो कहीं पे को अगर मुझे सुनने में कोई फ़िक्रा अपना गलत लगा तो उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्वीक भी नहीं, मतलब एडिटिंग की है बस, कुछ काटा नहीं है। लिखने का स्लूब या स्टाइल आपका, आप क्या समझते हैं, नेचुरल है, कुदरती फ्लो है, या आप किसी से इंस्पायर हैं, किसी से आपने सीखा कि मैं इस तरह के जुमले तराश सका तो बेहतर हो जाऊंगा? मेहदी, आप जिन लोगों के मतलब आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे जिन लोगों को पढ़ रहे होते हैं, आप उनसे बहरहाल असर अंदाज तो हो रहे होते हैं। अगर आप ये तय कर लें कि नहीं मैंने किसी से मुतासर नहीं होना, तो ये एक और तरह की असर अंगेज़ी है। हाँ, सही है, ठीक है। तो इसलिए आप जिस को भी पढ़ रहे हैं उसका जुमला लिखने का अंदाज़, उसका अल्फाज का बर्ताव जो है, वो जो तहरीर की नगमगी है, जो तहरीर का मुसत्ते होना है, उसमें एक बिल्कुल हमवार होना है। मैं मसलन किस को पढ़े आपने? पढ़ा तो अपनी बिसात के मुताबिक तकरीबन उर्दू में जो बड़े लोग हैं उनको, अशफाक साहब की तकरीबन हर चीज़ पढ़ी है, मतलब बानो कुदसिया, आजकल दोबारा जमीला हाशमी को पढ़ रहे हैं, दश्ते सूस है, आतिश रफ्ता बहुत ज़बरदस्त किताब है, अब्दुल्ला हुसैन साहब बहुत काम है उनका, तारट साहब अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें तख्लीक हुई हैं। और फिर लेकिन आपका सलूक किसी से नहीं मिलता इनमें से? मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करके सीखा या कुदरती नेचुरल है कि आप जुमला लिखते हैं खुद ब खुद ही ऐसा लिखा जाता है? मैं ये नहीं कह सकता कि प्रैक्टिस करके मैंने सीखा है, क्योंकि इसमें एक तरह की सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है। मैं मेहनत करता हूँ, अलबत्ता मैं एक जुमले को कई दफ़ा लिखता हूँ। हाँ, ये नज़र मतलब आता है। मैं कोशिश ये करता हूँ, और मैं काफ़ी वक्त इस पे लगाता हूँ। लिख के रख देते हैं उसको कुछ अर्सा के लिए कि अभी तो मैं रोमांस में हूँ, इसके ट्रांस से गुजरूंगा, दोबारा देखूंगा कि क्या लिखा मैंने, या लिख दिया एक दफ़ा तो बस लिख दिया? नहीं, ऐसा द मोर यू ग्रो ओल्ड the more you realize the triviality and the futility of this whole experience. आपको दुनिया में और ज़िंदगी में अपनी बेमानवियत और अपने खोखलेपन और वो जो है ना कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इस गोले का कोई काम नहीं रुकेगा अगर तुम नहीं लिखोगे, नहीं लिखो, ठीक, तो इसका एहसास आपको होता रहता है। तो ऐसा नहीं होता, और मतलब चूंकि इस एहसास से ये बात निकलती है कि भाई मैं क्या कोई ऐसी बात नहीं मैं लिख, तो
फिर ये एक एहसास कमतरी है कि मैं इतना अच्छा नहीं लिख रहा, तो इस जुमले को अगर ऐसे लिखा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है। तो वो बार बार लिखा जाता है। फिर ये भी कोशिश होती है, क्योंकि मैं बहुत वक्त ज़ाया करता हूँ, मैं मतलब सोचने में कि लिखने में? लिखने में। यानी कि मैं अब आजकल एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो मेरी तीसरी किताब का ही एक पार्ट है। उसमें मुझे तकरीबन 6 माह लगे हैं और मैं अभी तक 5 सफ़े लिख पाया हूँ, जिनमें से 4 मैंने फ़ाइनल किए हैं। 5वां और 6वां मैं लिख चुका हूँ, लेकिन मैं उनको बार बार रिविज़िट करता हूँ। और लिखने के लिए एक ख़ास तरह का वो चाहिए होता है कि आप माइंड फ्रेम चाहिए होता है, मतलब 26 डिग्री का टेम्परेचर हो और आपको बिल्कुल मतलब जो है ना कोई वो ना हो, आपका बिल्कुल ज़िंदगी गुलजार हो, जो कि बड़ी अब नहीं होती। तो इसलिए वो है। लेकिन फिर ये वाली बात है कि कोई जल्दी नहीं है ना। अच्छा, कोई दुनिया का कोई काम रुका नहीं हुआ कि भाई हसन महराज की तीसरी किताब आएगी तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है। आपको कभी जिसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, उसका सामना करना पड़ा कि कभी कभी कुछ कई माह या कई दिन अगर आप मौजू हाथ नहीं आता, आप लिखना चाहें, लिखने को तबीयत माइल नहीं होती या अल्फाज नहीं आते, ऐसा कभी हुआ? ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। और बिल्कुल इसकी जो आखिरी स्टेज होती है वो मैं एक बहुत बिटर और इरिटेबल किस्म का आदमी बन जाता हूँ। और मेरी बेगम जो कि सबसे ज़्यादा वक्त उसी ने मेरे साथ गुजारा हुआ, उसको आइडिया हो जाता है। वो कहती है यार तुम बैठ के तुम कुछ लिख लो, वरना तुम इसी तरह मतलब ये यहाँ पे दूध कैसे गिर गया, ये फ्रिज का दरवाज़ा प्रॉपरली क्यों नहीं बंद किया, अच्छा, ये टूटी बंद करो, ये ड्रिप कर रही है, और ये आखिरी दफ़ा वॉशरूम में कौन गया था, सीढ़ियाँ साफ़ क्यों नहीं है। वो कहती तुम बैठ के लिख लो जो तुम्हें मतलब लिखना चाह रहे हो। बट मतलब आपने शायद नोटिस ना किया हो, आप तो माशाल्लाह बहुत फ्रीक्वेंटली लिखते हैं। आई विश कि मैं ऐसा लिख सकता, लेकिन मतलब अच्छा, ये आपकी विश है कि आप ऐसा लिख सकते? हाँ, मतलब अच्छा है, मतलब प्लेजेंट है ना, आपकी तहरीर पढ़ के मज़ा आता है। तो मतलब तो मैं मेरा ख्याल है कि मैं वैसे समझ नहीं रहा कि कॉम्प्लीमेंट है कि जुगत है। इसका फैसला इनाम राना में छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो आपने मेरा ख्याल है कि अब तो ये हो गया कि मैं तकरीबन साल में एक चीज़ लिखता हूँ। हाँ, बहुत कम लिखते हैं, ये मैंने महसूस किया। जितने अरसे से आप मेरे वो साथ, ऐसा है ना कि जब भी कोई नादिर ख्याल आया, मैं लिखने के लिए पहुंचा फेसबुक पे, वो आपने या अब्दुल मियां चन्नू वाले उन्होंने लिख दिया हुआ। देखिए, दुनिया में कोई आइडिया यूनिक तो रहा ही नहीं ना, किसी ना किसी ने, सारे नज़रियात भी डिस्कस हो चुके हैं, मसाइल भी डिस्कस, आपने क्या करना है उन्हीं से कुछ इधर उधर करके लिखना है ना। आपने बस असलूब बेहतर होगा तो वो ज़रा पहचाना जाएगा। तो ये बात मैं आपकी समझता हूँ। कभी मेरे साथ सुबह उठते हैं, आप उठ के वर्दी पहन के आते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि भाई हाँ भाई आज क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है? पुराने ज़माने में थानों में पुलिस वाला आज कौन सा तवा गरम है। आज पता लगता है कि भाई आज वो ये वाला मामला हो गया। आज सारा दिन फेसबुक पे यही चलेगा कि तुम मुझे 10 लकड़ियाँ और एक अफरीदी ला दो, तो मैं, या आपको पता लगता है कि भाई आज माज भाई जो हैं उनका इरादा है। देखें सची, जो तवा गर्म हुआ ना, आपने उसी पे फुलके उतारने ना, आप उस मौजू से हटेंगे, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लेना, तो हैबिट बन जाती है, फिर मजबूरी बन जाती है। और फिर आपने लोगों को इंगेज भी रखना है, उनको कुछ ना कुछ फीड करना है। आप 7 दिन गायब रहेंगे, अव्वल तो कोई पूछता नहीं आपको कि भाई किधर गायब हो, तबीयत ठीक है, और आपकी जो रीच है ना वो कम हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों का अलमी है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। तमाम दुख है, हाँ, तमाम दुख है। तो उसके लिए तवा कुछ ना कुछ तो गर्म करना है। अच्छा साहब, आपकी नसर में हिंदी के अल्फाज काफ़ी आपने बरते, अच्छा लगता है आपको हिंदी के अल्फाज बरतना? मुझे पढ़ के तो अच्छा लगता है, और ये सुन के भी अच्छा लगता है। डेलिबरेटली खुद? ये डेलिबरेटली है। अच्छा, डेलिबरेटली है बिकॉज मतलब अब हिंदी का लफ्ज़ है अनुभव, एक्सपीरियंस, तजुर्बा। सुंदर एक लफ्ज़ है, ठीक है, वो मतलब आप खूबसूरत भी एक लफ्ज़, अच्छा खूबसूरत, सुंदर भी एक लफ्ज़ है। तो हसन भाई, ऐसे तनकीद तो हर किसी पे होती है, कोई इससे मुबर्रा है ही नहीं। कभी इस पे तनकीद नहीं हुई कि हिंदी के अल्फाज आप क्यों बरतते हैं? मुझे याद है, मैंने एक लफ्ज़ लिखता हूँ तुरंत, तुरंत, हाँ, और इस तुरंत लिखने पे 3-4 लोगों से मैं ये सुन चुका हूँ कि आप हिंदी के अल्फाज क्यों लिख रहे हैं उर्दू में।
मेहदी भाई, ये मामला तौहीन का चूँकि आप लोगों की तरफ है और हम चूँकि मतलब मुख्तलिफ सादात पे वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ फिक्स हैं, हम लोग मुख्तलिफ मजहबी अकायद से गुजर के यहाँ तक पहुँचे, तो इसलिए हमें को मतलब शूदर कह ले, कोई खश्तरी कह ले, कोई तो हमें इतना मतलब तनकीद होनी मतलब चाहिए और ठीक है। वो मुझे वैसे कभी किसी ने उस तरह से नहीं कहा कि भाई ये आप ये क्यों लिख रहे हो, लेकिन देन अगेन बहुत सी बातें हैं जो लोग ऐसे कह देते हैं और आप मतलब वो वाली बात है कि भाई पहले कौन सी बात यहाँ ठीक हो रही है कि तोता सुर्ख हो गया तो तुम परेशान हो रहे। अच्छा सर, पाक फौज से जी कुछ लोग हैं जो इस तरफ आए लिखने की तरफ, शायर, अदीब, नसर निगार, लेकिन तादाद कम है। कर्नल फैज़ हैं, कर्नल फैज़, हाँ कर्नल फैज़, और वो क्या नाम है उनका, मज़ार नगार हमारे बहुत मशहूर ज़मीर जाफरी हैं, मेजर ज़मीर जाफरी, और वो जेंटलमैन बिस्मिल्लाह के इन्होंने लिखी थी, कर्नल अशफाक, हाँ कर्नल अशफाक, जनरल शफीकुर रहमान। हाँ, और अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपनी उस ट्रेनिंग को निगेट करके अपने अंदर हसासियत कायम रखना। नहीं, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी, और ये एक मेरा ख्याल है, मतलब गलत भी हो सकता है, मेरी ज़ाती राय है और ये मैं अपने उस पर कह सकता हूँ कि ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म भी होता है ना, कि आपके इर्द गिर्द जब इतना कुछ हो रहा है तो आप जो है, और वो एक बड़ा छोटा सा आपको वाक़या, पता नहीं आपको हंसी आए उस पर या शायद ना आए, मुझे कम से कम बहुत आती है कि ये जब लड़के नहीं थे ये अजमल वगैरह, हाँ, तो जब ये वाक़या हुआ तो उधर बम फटे और इधर पाकिस्तान में जब बम्बई चले गए थे, हाँ मतलब ये इधर उधर वो इंसिडेंट हुआ ना, तो उसके साथ ही एस्केलेशन हो गई। अब एस्केलेशन जब हुई तो उस रात हम लोग खारिया में थे, अच्छा ठीक है, और अचानक ऑर्डर आ गए कि सब जंग पे जाएंगे। मतलब वो हुआ कि भाई आप वर्दियाँ पहने, और वो रात का वक्त था, ऑर्डर आ गए कि मोबिलाइज होंगे सब, तो अपने अपने टैंक्स को निकालें और वो गाड़ियाँ, मतलब वो बिल्कुल जंगी हालत में असला वसला लेके आप बॉर्डर की तरफ कूच करने से पहले के जो स्टेजेस हैं उसकी तरफ शुरू करते हैं कार्रवाई। उस दिन हमारी यूनिट में ये हुआ था कि हमारी असॉल्ट कोर्स की जो टीम थी वो प्रैक्टिस करने गई सुबह के दिन में। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस दी। अच्छा। और सीईओ जो थे हमारे वो छुट्टी पे थे, वो जब छुट्टी से वापस आए, एक तो उनको छुट्टी से वापस आने का गुस्सा था, दूसरा ये असॉल्ट कोर्स टीम की उन्होंने परफॉर्मेंस जब देखी तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये असॉल्ट कोर्स टीम जो है इसकी छुट्टी वुट्टी बंद है, ये सिर्फ असॉल्ट कोर्स करेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा। अब आलम ये है कि रात के तकरीबन 2 बजे और मैं ऊपर जाता हूँ और मैं लेफ्टिनेंट वकास को जगा के कहता हूँ, वकास उठो, जंग लग गई है, हमने जाना है। वो कहता है सर सीईओ ने कहा हुआ है कि असॉल्ट कोर्स टीम कहीं नहीं जाएगी। तो मतलब आप ये वो को 8-10 मिनट के बाद जब उसको सुरत आई तो उसको पता लगा कि नहीं भाई जंग लगी, मामला सीरियस है। तो अब ये कोपिंग मैकेनिज्म है, और अब आप डिस्पाइट ऑल सीरियसनेस जो है वो ये बात, अब ये वाकया एक बड़ा मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मैंने आपको वाकया सुनाया, मैंने इसमें कोई मजाक का आंसर पैदा नहीं किया, ठीक है, ये मैंने आपको एक वाकया सुनाया है। तो इसी मुझे लगता है हर फौजी की जिंदगी चलती फिरती मजाक, हाँ, मतलब उसको इर्द गिर्द इतना कुछ मिल जाता है, यह मजाक बना लेते अपनी जिंदगी मजाक बना ली, कौमों की जिंदगी मजाक बना ली। अच्छा, आपको शोबा तल्लुकात आमा में काम करने का भी ISPR में रहा, ISPR में, इंग्लिश में कह लें ISPR, कैसा एक्सपीरियंस रहा ISPR का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे ख्याल जब आप थे तब बाजवा साहब हेड किया करते थे। ये जब बाजवा का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें आसिम सलीम बाजवा साहब कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि मतलब नीरू, सोनम, कमर जावेद और नहीं, आसिम सलीम बाजवा साहब हेड किया करते थे। आसिम सलीम बाजवा साहब हमारे बॉस थे। हाँ, और मुझे लगता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब तक ISPR का कोई मेयार था, जैसा भी था, मतलब कुछ ना कुछ था। ये डाउनफॉल उसके बाद ही शुरू हुआ। अपने बॉस को कैसा पाया? मैं अपनी राय को महफूज रखूँगा यहाँ पे।
वो राय महफूज रखने की वजह जो है वो खालिस्तन ये है कि मैं चूँकि मैं कंसर्न पार्टी हूँ, तो मेरी राय में थोड़ी सी वैनिटी हो सकती है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि हम ऐसे तुरम खान थे, हम गए तो फिर सब कुछ बैठ गया, नहीं। उसकी एक मल्टीपल वजूहात हैं उस दौर के प्रोमिनेंट होने की। एक तो वो एक बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियल स्केल पे बयानी का बोझ उठा लिया। हाँ, ठीक है, वो एक, और फिर उसमें लोगों का पर्सनल स्किल सेट था। फिर उसमें आसिम बाजवा साहब एक अहम अपॉइंटमेंट पे रह चुके थे इससे पहले, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के, ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पीएससी थे। अच्छा। जिस हैसियत से, और वो जो उनका एक पीरियड था 2004-05 का, उसमें ये उनके साथ थे। तो बहुत से ऐसे मतलब यार आप आदमी से देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। मतलब आसिम बाजवा साहब के जो वालिद, मतलब इनका जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो ये है कि ये रहीम खान जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ एक ख़ानदान है। ठीक है, सही है। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब वो ISPR में पहुँचे तो एक उनका एक अच्छा खासा सोशल कैपिटल था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर थोड़ा सा उनका एक जो ज़ाहिर है एक उनका अंदाज़ था, और तीसरी बात ये कि काफ़ी क्रिएटिव फ्रीडम था। इमरान रज़ा था, मैं था। इमरान रज़ा शायर हैं, गीतकार हैं, अपनी की बात कर रहे हैं। जी जी, ग्रीन टीवी के CEO रहे। हाँ जी। तो हम दोनों थे, और भी बहुत से लोग थे, लेकिन हम दोनों को कंटेंट वगैरह का थोड़ा ज़्यादा हमारा उसमें अमल दखल था। तो और टाइम भी ऐसा था, तो इसलिए उस पीरियड को जब आप देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं वही पीरियड था मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है वाला। जी, उस पीरियड का एक हिस्सा दुश्मन। दिसंबर 2014 में ये वाक़या हुआ, तो जनवरी 2015, 10 जनवरी 2015 को ये गीत जो था, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो बड़ा दुश्मन बना फिरता है इससे पहले। हाँ, बड़ा दुश्मन। उसके बाद अगली एनिवर्सरी पे ये, और साहिर बग्गा साहब भी तभी इंडक्ट हुए थे। ये साहिर बग्गा से पहले थे, काम किया करते थे ISPR के साथ, लेकिन उस दौर में साहिर बग्गा के साथ कोलैबोरेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो आज तक जारी है। जो आज तक, अब ISPR काफ़ी हद तक गाने बनाने के अमल से मुस्ताफ़ी हो चुका है। जी, उसकी कुछ वजूहात हो गई जो उसकी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। नहीं, उसकी वजूहात ज़ाहिर है एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसका। हाँ, उसका लेकिन बहरहाल अब वैसा मामला नहीं रहा। अब वो उतना काम नहीं करता। ISPR में थे, खैर आप तो क्रिएटिव राइटिंग और इस तरह के मामलात को देखते होंगे। ये जो हमारे सहाफ़ियों की ट्रेनिंग का मामला होता था जी, तो ये भी आपने देखा कि नहीं? अच्छा, ये बिल्कुल अलग सेक्शन था, ये किसी और की जिम्मेदारी थी। ये ऊपर वाली मंजिल पे हो रहा था। अच्छा, नहीं मतलब चूंकि सेक्शंस थे। हाँ। ISPR का एक सेक्शन जो था वो जर्नलिस्ट या मतलब वो उनको डील करता था। मैं ऑडियो विजुअल सेक्शन में था, जो कि फिल्म और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब हम दमदरूद वाले थे, हम बमबरूद वाले नहीं थे। अच्छा, इससे मुझे याद आ गया, आपने थिएटर लिखा, संजीदा थिएटर। अब थिएटर की तरफ कैसे आना हुआ, मतलब शौक कैसे ये हुआ कि मैं थिएटर लिखूं? शौक ये ऐसे हुआ कि ISPR के टाइम में मैंने फिल्म मेकिंग को थोड़ा सा देखा। ये कहना कि मैंने फिल्में बनाना सीखी है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बड़ा कोलैबोरेटिव मीडियम है। मतलब इसमें साउंड का लड़का, वो जो लाइट कट कर रहा है वो, स्क्रिप्ट लिखने वाला, मतलब ये इतना बटा हुआ डिपार्टमेंट है। और इन तमाम लोगों का जब तक ये एक मुकम्मल हार्मनी में एक डिसिप्लिन्ड अंदाज से मुराद ये नहीं है कि वर्दी पहन के, लेकिन डिसिप्लिन अंदाज से मतलब हर बंदे को अपना काम पता हो ना, एक इंडस्ट्रियल, जैसे कि बाकायदा एक वेल ऑयल्ड मशीन काम करती है, जैसे हिंदुस्तान में काम करती है, जैसे मुख्तलिफ दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करती है। तो जब तक ये वेल सिंक्ड ना हो, ये परफॉर्म नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं झूल रह जाता है। तो वो
कहानी भी गारत होती है, मौसीकी भी गारत होती है, मंजर भी गारत होता है, मुद्दा भी गारत होता है। तो ये मैंने मतलब देखा और ये मैंने सीख लिया कि हमारे मुल्क में फिल्म का मामला बेहद दूर है। थिएटर में मुझे ऐसा बहुत फ्रीडम मिला। पहला मैंने थिएटर लिखा था भगत सिंह जी, ये दूसरा फिर मैंने साजिश 1951 और तीसरा अभी आर्टिकल 25(2). ये जितने भी आपने मौजू चुने थिएटर के लिए, हमारे कुछ इदारों के लिए बड़े सेंसिटिव हो सकते हैं ये, तो कभी कोई प्रेशर नहीं फेस करना पड़ा कि तुम क्या लिख रहे हो और क्या? मुझे वासा वालों ने कॉल की 2 दफ़ा। अच्छा। कि ये बड़ा हसास मौजू है। हाँ। एक दफ़ा वापदा से कॉल आई। अच्छा। तो बुखारी साहब मतलब जिसे आप हसास अदारा कह रहे हैं, हाँ। वो यानी कि आप फ़ौज की बात कर रहे हैं। मुझे फ़ौज की तरफ से कभी कोई वो नहीं हुआ। अब इसके 2 मतलब हैं। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि भाई तुम तो उनके अपने हो। नहीं, उन्होंने अपने भी तो उठा लिए, अगर उन्होंने उठाना था तो फिर जब मेजर हमजा शेब उठाया जा सकता है और अपने अपने मतलब मेजर नहीं है, वो जनरल है। हाँ जो सॉरी जनरल। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि आपका भी उठाए जाने का इरादा बन रहा है, तो लेकिन मेरा नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल जो, लेकिन मैंने ये देखा कि जिसकी जिम्मेदारी बाहर हाल घूम फिर के हम मेरे साबिक़ा इदारे पे आती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्फ सेंसरशिप इतना आगे चला गया कि मतलब फौजी आ रहे हैं देखने के लिए खेल, ठीक है, लेकिन जो थिएटर से जुड़ी सरकारी मशीनरी है उसकी कांपें टांग रही। बिल्कुल सही है। और वो मतलब कि यार ये क्यों लिख दिया, वो क्यों लिख दिया। मुझे थोड़ा सा ये एज था कि मुझे एक तरह से सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है कि भाई ये कौन सी बात, मतलब एक बात कहने के बहुत से अंदाज हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब और वो बात सुनने का हौसला भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैदा हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बर्दाश्त है, नहीं, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है देयर इज़ अ डे व्हेन यू कैन गेट लकी एंड देयर इज़ अ रिस्क दैट यू कैन टेक एंड देन देयर इज़ अ पॉइंट दैट यू कैन गेट अवे विद। बट देन देयर आर, ये लाइन जो होती है ना कि मैं ये क्रॉस कर लूँ या ये मैं ना क्रॉस करूँ, ये बड़ी सब्जेक्टिव लाइन है और ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी हुई, ये आपके जहन में है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस नज़र आती थी वो हमेशा मकामी आर्ट्स काउंसिल से नज़र आती। तो कभी छैल कपट करके, कभी उनको रिश्वत दे के, कभी उनको ऑब्लाइज करके, कभी उनको सिफारिश लगा के, 3 शहर ऐसे ना, मतलब फैसलाबाद में हमने आर्ट्स काउंसिल के साथ किया, गुजरावाला, इस्लामाबाद में हमने आर्ट्स काउंसिल के साथ किया, और जी ये 2 शहर हैं। बाकी तीनों प्राइवेट वेन्यूज़ थे। अली ऑडिटोरियम गुजरावाला में, द लर्निंग हब, और चिन्योट में जो CFD कैंपस है फास्ट का। इन दोनों शहरों में, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में और PNCA में, इन्होंने खून थकवाया है, यकीन करें। सही है, खून थकवाया इन्होंने। और कोई ऐसी मतलब वो किसी खौफ के मारे नहीं, बट देर it has become a country without arts and unfortunately it wants to stay so. तो वो मतलब जो फ़नून लतीफ़ा से जुड़े लोग हैं, वो ज़ाती मफादात, पैवस्ता मफादात, अपनी इल्मी वाबस्तगियाँ, और मतलब एक मेज़ है। बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ जवाल है, तो ये लोग भी ऐसे ही हैं। मतलब ये इनमें से किसी की कोई, मतलब बड़े बड़े नाम हैं इस मुल्क के, जिनको मैंने, मतलब जब मैंने सीधे रास्ते से उनको दरख्वास्त करने की कोशिश की कि भाई ये थिएटर है, आप लोग इतनी जय जयकार करते हैं, थिएटर होना चाहिए, आप कहते हैं बात होनी चाहिए, तो भाई अब आपकी मेज़ पे ये दस्तखत कर दें आप। हाँ ठीक है। लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किया। फिर वो किसी कोर्समेट को कहे, किसी भाई बंद को कहे, कहीं से बात कर, कहीं से ऐसे कर, वो उस चैनल से जब काम करवाए तो काम हो गया। अच्छा, आपने भगत सिंह को डिस्कस किया थिएटर में, फैज़ का केस, साजिश केस, ठीक है।
आपको ये मौज़ूआत ही क्यों मिले? मतलब आपने क्या सोच के ये किया कि एजुकेशन होगी यूथ की, इससे उनको हिस्ट्री का नहीं पता मालूम होगा, और अगर यही था मिशन, यही मकसद था, तो सर गंगा राम और रंजीत सिंह पे भी कर दें, फिर लोगों को पता चले हमारी हिस्ट्री क्या है। ये वाला जो सवाल है, इसमें से व्हाट अबाउट ट्री का एक एंगल निकलता है कि मंजूर पश्तीन उस वक्त कहाँ था वगैरह। ठीक है, जहाँ तक ये है कि ये इन्हीं मौज़ूआत पे क्यों किया, तो कोई इतना बड़ा स्वच्छ विचार या उच्च विचार नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तारीख़ बताने का इस्तेहकाक लोगों का होना चाहिए, सरकार का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। स्टेट के पास ये एजेंसी नहीं होनी चाहिए कि वो हिस्ट्री, बिल्कुल ठीक है, राइट करे। ये एजेंसी लोगों के पास है। तो ये एक इंतहाई मामूली सी कोशिश है लोगों को ये बताने की कि ये हमारी तारीख़ है, ये हम बताएंगे, हमें निसाब नहीं बताएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे ये आपकी कोशिश डीप स्टेट में है, ये जो हमारी स्टेट है, सिक्योरिटी स्टेट, उसमें आप अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो वाली तारीख भी बताई जाए जो कि तारीख है। डीप स्टेट मेहदी साहब एक बहुत भारी भरकम लफ्ज़ है। डीप स्टेट का कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं जो मतलब आपके पिछले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने ये कर दिया जो मुझे लगता था कि जो बातें लोगों को पता होनी चाहिए, और मतलब एक मौजू है, और मुझे लगा कि आसमा जहांगीर की जो स्ट्रगल है वो सामने आनी चाहिए। तो कल कोई और आएगा, वो रंजीत सिंह की बात कर देगा, कोई और उठेगा, वो सर गंगा राम की बात करेगा। तो ये एक, इस पूरे अमल को किसी रिवेंज या वेंजेंस का मतलब नई साइकिल होना चाहिए, इसकी एक नेचुरल प्रोग्रेशन होनी चाहिए। क्योंकि मुआशरा जो है वो बहरहाल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करे तो ठीक ग्रो करता है। जब आप उसे मतलब 32 के डगे पे चलाने की कोशिश करते हैं ना, कि ये ड्रम चल रहा है, इसके साथ तुम कदम मिलाओ, तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं होता ना। मतलब आप रातों रात आप उठ के कह देंगे अच्छा भाई आज सुबह से अब हम लिबरल हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक प्रोसेस है एक, मतलब। अच्छा, आप कह रहे थे कि तारीख़ को बताने का हक़ अवाम का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। आपके इदारे के जितने आपके दोस्त कुलीग्स हैं, आप किस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? मेरे इदारे के जो दोस्त या कुलीग हैं वो इस बात से एग्री करते हैं, इसका ताल्लुक़ उनके इनफरादी हालात से है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आज वॉर कोर्स जो लोग करके पोस्टिंग्स आई हैं आज, तो जो लोग उस रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ, कि जिन्होंने मतलब जो ब्रिगेडियर वगैरह बन गए हैं, उनकी इस बारे में राय मुख्तलिफ होगी। अच्छा। जो लोग नहीं प्रमोट हो सके उनकी राय मुख्तलिफ होगी। तो यहाँ पे जो इनफरादी हालात हैं, पूरी ओवरऑल ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट, वो डिफाइन करता है कि फ़र्द कैसे सोच रहा है या वो मुतल्लिका शख्स कैसे सोच रहा है। ठीक है, आपने नौजवान नस्ल के लिए थिएटर लिखा, कोशिश की कि इनको समझ आए, क्योंकि जो मैंने देखा, जी मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए लिखा। हाँ, चले हम लोगों के लिए, लेकिन मैं बात करूँगा मुझसे भी थोड़ी पिछली नस्ल की, यानी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हैं। जी, अच्छा, कभी आपने इस मौजू पे लिखने का नहीं सोचा कि जो हमारी यूथ में बेहूदगी फैली है सियासत को लेकर, मज़हब को लेकर, इसका भी तरियाक किया जाए अपने तई, अपने स्टाइल में? मैं बुनियादी तौर पे एक बुज़दिल आदमी हूँ जो कि भारी पत्थर उठाने से गुरेज़ा है। तो आप कह सकते हैं कि मीठा मतलब जो बात मुझे आसान लगती है मैं वो कर देता हूँ। जो बात मतलब अगर आप मुझसे ये पूछें कि जनरल फैज़ ने ये क्यों किया, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है जनरल शेर अली पटौदी ने जो बात कही थी उसका पस मंज़र क्या है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जनरल शेर अली पटौदी भी जिंदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वो अब और फिर एक इन तमाम बातों के साथ साथ मेरा अपना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मतलब हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जहाँ कहीं सुच देखेंगे टूटी ढूंढना शुरू कर देंगे कि मैं हाथ गीला करके इसके अंदर दूँ। अच्छा। और ये देखूं कि ये बरकी रॉ जो है ये वाकई 220 की है या 440 की है। तो कभी कभार आदमी का दिल नहीं भी कर रहा होता, वो स्विच देख के समझ जाता है कि इसमें करंट आ रहा है। अच्छा,
ये मैं इस वजह से ये पूछ रहा था, ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना थिएटर के, भगत सिंह अपने ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ, आसमा जहांगीर और फैज साहब, ये नौजवान बहुत तालियां बजाएंगे आज के हालात में। ये थिएटर आप कहीं भी ले जाएंगे ना, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कुछ भी, जी जी जी, बड़ी तालियां, बड़ी दाद बजेगी, वाह जी वाह। लेकिन ये जो नौजवान नस्ल सियासत में इस हद तक जहरीली हो चुकी है, इस टॉपिक पे आप जब लिखेंगे तो फिर देखा जाएगा कि तालियां मारती है ये नस्ल के नहीं मारती। मेरी मकसद तालियां बजवाना है नहीं, एप्रिसिएशन तो आर्टिस्ट को चाहिए होती है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको दो लोग तो तस्लीम नहीं, ये मेरी तस्लीम करना, अप्रिशिएट करना, तालियां बजाना, ये तीनों एक मतलब एक प्रोसेस के 3 पार्ट हैं, ठीक है, और इन तीनों की अलग अलग कॉनोटेशन है। मिसाल के तौर पे एक वक्त आएगा जब ये तूफ़ान बदतमीज़ी थोड़ा सा थम जाएगा, जब लोग रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये पोलराइजेशन है बहुत ज़्यादा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग गया कि ओहो ये तो ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे था। तो इस उम्मीद पे कि जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे, आपका एक डायलॉग है जो कि दादा भाई नौरोजी में और जो महाराज एक फिल्म आई है अभी, उसमें वो जो जर्नलिस्ट है उनके दरमियान जो एक डायलॉग है, उसमें दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि रेफर्मेशन जो है उसके 3 स्टेप्स हैं। गलती को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, गलती को सुधारना, और उसके बाद रिहैबिलिटेट करना, ठीक है। ये तो मुझे लगता है अपने हाफिज डॉक्टर ने सुना दिया, गलती को आइडेंटिफाई करना, गलती को सुधारना, फिर रिहैबिलिटेट करना। ये दादा भाई नौरोजी के लफ्ज़ हैं। और दादा भाई नौरोजी, मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि 9 मई से बहुत पहले के, ठीक है, उनका 9 मई से सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि उनके नाम में भी 9 आता है। ये भी तो दादा भाई नौरोजी उनसे कोई और भी इंस्पायर हुआ हो। मतलब ये तो बताने का मकसद ये है कि वो ये कहते हैं कि पहले आप गलती का रियलाइजेशन है, और उसके बाद वो है रिफॉर्मेशन, सुधार है, और उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन। बजाय एक ऐसे, मैं ये समझता हूँ, बजाय एक ऐसे मौजू पे जिस पे एक बिटरनेस क्रिएट हो जाए। और मैं कभी अदबी तकरीब एक थी, वहाँ से होके आ रहा हूँ, बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं। मतलब एक वहाँ पे एक आदमी की किताब के ऊपर बातचीत हो रही थी, वो किताब के ऊपर बात कर रहा है, वो अपनी शायरी पढ़ के सुना रहा है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी उठा और उसने एक मतलब बिल्कुल तीसरी बात थोड़ी सी ठीक थी, तो शायर पे तनकीद तो ठीक थी, लेकिन वो एक अजीब सा माहौल वहाँ पैदा हो गया। और तो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा, या कुतुबियत या हतमीपन अपनी राय का इतना ज़्यादा है कि बस जो मन में आया वो कह देना है, रुकना नहीं है। ये नहीं देखना कि भाई वो मतलब एक आदमी ने मेहनत की है, किताब लिखी है, अगर उसकी किताब अच्छी होगी, अगर उसकी शायरी अच्छी होगी तो प्रिवेल कर जाएगी, बिल्कुल खुद ब खुद। अगर वो नहीं होगी तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। मतलब हम 2 घंटे से बातचीत कर रहे हैं, अगर इस बातचीत में कोई लोगों को बात सुनने लायक लगेगी तो सुनेंगे, नहीं तो आपको गालियाँ दे के चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वाला मामला है कि ठीक है, एक ऐसा मतलब वो करना, और फिर थिएटर करना, इसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब ये एक काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, आपने अभी कहा कि लोगों को जो कंटेंट चाहिए होता है, अच्छा लग रहा होता है, वो हिट हो जाता है, उसको आप नहीं रोक सकते किसी के टैलेंट को। किताब अब चाहत फ़तेह खान की तरफ नहीं, मैं आपकी किताब पे आ रहा हूँ। एक सवाल इससे मेरे जहन में आ गया। संगे मील ने इसको पब्लिश किया, पाकिस्तान किताबों वाला माशरा सैडली नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं पढ़ते। कैसा रिस्पांस रहा? किताब बिकी? आपने मुझे पता उस लिहाज से तो नहीं की कि बिकेगी तो चलेगा, लेकिन फिर भी कैसा किताब करने के बाद कैसा महसूस हुआ? ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। मिल जाते हैं लोग ऐसे जो किताब की तारीफ़ करते हैं, और सो मेरे हिसाब से आई थिंक इट डिड वेल, और ठीक मुनासिब रही है किताब। और दूसरी किताब का आपका प्लान है कोई? तीसरी किताब? हाँ, तीसरी का। दूसरी की तरफ मैं एक सवाल करूँगा। उर्दू में दूसरी का मैं कह रहा हूँ। जी, उर्दू में जो दूसरी किताब है वो मैं भी लिख रहा हूँ, और वो
क्योंकि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट पे फ़िलहाल फोकस नहीं है, तो ये प्रोसेस बड़ा खूबसूरत है। मैं मतलब एक कहानी के ताक़ुब में निकल जाता हूँ, भटकता रहता हूँ, उस कहानी से दूसरी कहानी निकलती है, तीसरी कहानी निकलती है, और फिर मतलब ऐसे ऐसे किरदार मिलते हैं। फिर बंदा बैठ के सोचता है कि भाई ये इतने बड़े तुर्रम खान थे, तो मतलब ये नहीं रहे। सही बात इनकी स्ट्रगल आप मतलब मिसाल के तौर पे आप पारसियों का ही कभी किरदार पढ़ लें कि जो समाज सुधार का काम दादा भाई नौरोजी से शुरू होके बिल्कुल ये टाटा वगैरह तक आता है, आप ये देखें कभी कि क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या स्टेक था। मतलब दे वर मेकिंग गुड मनी एंड दे डिसाइडेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो ये भी तो कह सकते थे कि ठीक है हमारा इस ठीक है जो इंडिया में हो रहा है होने दें, हमें क्या। लेकिन वो उस वक्त रास्त गुफ्तार नाम का एक अखबार निकालते हैं, फिर सत्य प्रकाश एक अखबार निकालते हैं, मतलब फिर जामे जम मतलब उस ज़माने के जितने अखबार हैं, इवन ये फिल्म उठा के देख लें, पहली जो फिल्में बन रही हैं वो पारसी बना रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। ऑल्दो इसमें एक ज़ाहिर कमर्शियल वेंचर भी था, बट आप ये देखें, ये एंगल देखें कि, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये बड़े किरदार थे। मतलब आपकी इंग्लिश की बुक है बियॉन्ड द डिग्री ऑफ सेपरेशन, बियॉन्ड आवर डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। ये को ऑथर उसका बनने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? किस वजह से ये किताब की आपने? आप खुद भी लिख सकते थे, को ऑथर ही क्यों? मुझे ये आइडिया बड़ा खूबसूरत लगा। अच्छा। ये बड़ा चूँकि वो उस किताब का जूडिथ जो है उससे मेरी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, एक लेटर राइटिंग का एक हैंड रिटन विद लव था, उसमें जूडिथ मुझे मिली। कल्चरल ऑफिसर थी वो, और उसको हीरो में बेतहाशा दिलचस्पी थी, और ये दिलचस्पी सुपरफिशियल नहीं थी। अच्छा। मतलब वो बाकायदा इसको समझती थी, और वो और हम पहली मुलाकात में काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर उसने कहा कि यार मेरे पाकिस्तान के तजर्बात हैं। मैंने कहा भाई मेरे तो अमेरिका के ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमने सोच के फिर एक बताया, आइडिया आया कि भाई मैं चूँकि पाकिस्तान की सरकार का एक मुलाजिम अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए गया, और वो अमेरिका की एक फॉरेन सर्विस एम्प्लॉय जो कि पाकिस्तान में आई, तो हमारे जो तजुर्बात थे वो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा मतलब उसका पाकिस्तान में कल्चर से जो अदम वाक़फ़ियत है उसकी बुनियाद पे जो उसको वाक़यात पेश आते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उसमें कहने का मौका मिला। फिर बहुत से ऐसे मतलब उसका जो नैरेटिव जिस तरह बुना जा रहा है उसमें मैं बहुत सी बातें ऐसी कर गया हूँ जो शायद मैं कभी ना कर पाता। बिल्कुल सही सही। अच्छा, हमें वैसे तो ये लगता है और हम देखते रहते हैं कि इदारे के लोग ख़ास तौर पर रिटायर्ड होने के बाद बैरून दुनिया या बैरून ममालिक चले जाते हैं। जी जी। बाल बच्चे भी ले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। आप क्यों छोड़ गए थे मुल्क? क्या कोई ख़ास वजह थी? ख़ास वजह ये थी कि इट हैड स्टॉप्ड मेकिंग सेंस। जितना प्रोडक्टिव मुझे ऐसा लगता था कि ISPR में मेरा टेन्योर होना चाहिए, वो टुवर्ड्स द एंड मुझे लगा कि मैं एक ऐसा एक मशीन का बेकार सा पुर्जा हूँ जो अगर नहीं भी होगा तो ये मशीन चलेगी। मुझे ऐसा लगता था कि आदमी को ज़िंदगी में ऐसे काम तो करने चाहिए कि वो वक्त पे दस्तखत करे, लोग उसको याद। ये गलत फहमी थी, ऐसा होता नहीं है, आप कुछ भी कर लें तो ठीक है। लेकिन और मैं खुश नहीं था। पाकिस्तान में खुश नहीं थे कि ISPR में खुश? मैं ISPR में खुश नहीं था टुवर्ड्स द एंड। और ये बड़ी एक मतलब इसमें आई थिंक मैं अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ISPR मेरे मेयार पे पूरी नहीं उतरी या ISPR मेरी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। ISPR तो एक इदारा है भाई, वो मतलब, और उस वो एक छोटी एक ज़ेली इदारा है एक बहुत बड़े इदारे का, और उस इदारे का एक मिजाज है जो पिछले तकरीबन 3000 साल से, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मिजाज है। बड़ी अच्छी बात की अपने 3000 साल का, बिल्कुल सही। जब से आदमी बिल्कुल जत्थे बना के दूसरे ग्रोह के ऊपर ताकत के बलबूते पे
चढ़ाई करना शुरू हुआ है तब से एक जैसा, मतलब मैं अमेरिका में ट्रेनिंग करने के लिए गया तो मैंने देखा कि सुबह 9 बजे वहाँ क्लासेस शुरू होती थी, तो 8:30 से लेकर 9 बजे तक वो भी अपने सियासतदानों को गालियाँ दे रहे हैं। मैं समझता था कि सिर्फ ये हमारे यहाँ ही ऐसा है। तो ये फिर मतलब वो जॉन एलिया वाली बात है कि फौज कहीं की भी हो तो वो वाला मामला है। फौज कहीं की भी हो तो होती पंजाबी ही है। हाँ जी। हमारे दोस्त है ना, नाम राना, उनसे डर लगता है। अच्छा, खुश हैं आप इस फैसले पे कि आपने एक बोल्ड स्टेप लिया? एक जगह से उखड़ के नई जगह पे कदम जमाना आसान नहीं होता, हिजरत करना या मुल्क छोड़ना। तो ये एक रिस्क तो था, बहरहाल आपने ले लिया। अभी आप मुतमईन है कि ठीक स्टेप लिया था? और कभी पाकिस्तान वापस आना नहीं आना, क्या क्या सोचा आपने? मेहदी, आपने बड़ा लेयर्ड सवाल किया है और इसके मल्टीपल, मतलब पहले सवाल के पहले जुज़ की तरफ आते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने ठीक फैसला किया? मैं बिल्कुल इस फैसले पे हद से ज़्यादा मुतमईन हूँ। अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं, मतलब मुल्क की, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं फ़ौज में जाऊँगा ही नहीं, लेकिन एंड इट्स नॉट अगेंस्ट द मिलिट्री, इट्स जस्ट आई वांट टू लिव माय लाइफ इन अ डिफरेंट वे। और मुल्क की सिलेक्शन का फैसला भी ठीक था कि यूके ही? एक मिनट, मतलब एक एक करके आए। अच्छा, ये फैसला कि फ़ौज छोड़ के, मतलब ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फ़ौज, ये मुझे पहले दिन से क्लैरिटी थी कि अगर मैं फ़ौज छोड़ दूंगा तो मैं पाकिस्तान में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आपको मतलब 15-17 साल आपने, और 17 से पहले 5 साल आपने PF कॉलेज में, तो आप 22 साल से, मैं पाकिस्तान में 2015 में गया था। आई वॉज 34, जिसमें से कुछ 22 साल मैंने एक आम सिविलियन ज़िंदगी से दूर गुजारे हूँ। तो मुझे एक माहौल में रहने की आदत थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं ये यहाँ, अगर मुझे फ़ौज में नहीं रहना तो मुझे पाकिस्तान में भी नहीं रहना। इसकी वजह आप जो मर्ज़ी समझ लें, बस मुझे पता था कि मैं ये नहीं झेल पाऊँगा। दूसरा सवाल कि क्या आप खुश हैं इस फैसले पे? नहीं, क्या आप खुश हैं? खुशी का तस्वर जो है वो बड़ा इल्यूसिव है। ये आदमी की गिरफ्त से निकलती रहती है। सही है, ठीक है। हमारे उस्ताद थे नारी साहब, जिंदा है, मतलब अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। उन्होंने मुझसे पूछा 2017 में शायद, मैं उन्हें मिलने गया। उन्होंने कहा कि हसन, आर यू हैप्पी? तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं खुश तो हूँ, लेकिन। उन्होंने कहा भाई, ये जो लेकिन का छोटा सा कुत्ता है ना, ये आदमी के साथ सारी उम्र लगा रहता है। ज़बरदस्त बात ठीक की है। तो बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध में लिखा है कि शाम के वक्त जो जहाँ होता है वो वहाँ रहना नहीं चाहता। जो लोग घरों में होते हैं वो घर से बाहर भागते हैं, जो बाज़ारों में होते हैं वो घर का रुख करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं अकेला नहीं हूँ। हर वो शख्स जो गांव से उठ के कस्बे में आया, कस्बे से उठ के शहर को गया है, वो इस तनाव का शिकार है कि मतलब उसे अपने आबाई इलाके को पलट जाना चाहिए, लेकिन वापस नज़ा मुनीर के उस शहर में अभी जो जिस जगह पे था वो वहाँ पे नहीं रहा। ठीक है। तो मुझे अभी तक, मुझे ज़ाती हैसियत में मतलब नहीं समझ आती कि मुझे यहाँ रहना है, ये जगह मेरा घर है, यहाँ मैं रह नहीं सकता बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। और वहाँ भी मतलब दिल नहीं लगता। तो अब ये मामला है। और इस मामले में आपने वैसे नावल लिखने का नहीं सोचा कभी? ख्याल नहीं? आप कहानीकार बहुत अच्छे हैं, दास्तान को बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि आपके जहन में कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना कोई कहानी होगी भी, तो कभी प्लॉट था? हाँ। मैंने उसकी फाइल ले ली। हाँ, अच्छा, वो वाला प्लॉट था। नहीं, गुलजार साहब ने लिखा है कि एक बेचारी नज़्म के पीछे लाख मसले हैं रोज़मर्रा के। तो अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि मुझे लगा कि मेरे पास वक्त काफ़ी कम रह गया है और जल्दी है, तो जाते जाते हो सकता है मैं ये लिख जाऊँ, लेकिन इन द नियर फ्यूचर तो नहीं है। आपकी जो मेमोरी है, ये विजुअल मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग है या फोटोग्राफिक मेमोरी? आपको याद रहते हैं पुराने वाक़यात? जब आप लिखने लगें तो आपके जहन में वो फ़िल्म की सूरत चलते हैं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो मेरे लिखने वाले दोस्त हैं उनके साथ ये मामला होता है, मेरे अपने साथ भी। मैं जब किसी भी
पास्ट को याद करूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उसी में घूम रहा हूँ और वो इर्द गिर्द हो रहा है। ऐसा ही होता है आपके साथ? जी बिल्कुल, मतलब और ये कोई इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, हाँ। बहुत से ऐसे मंजर हैं जिनमें मैं नहीं था, लेकिन मैं आई वांटेड। जिस वक्त बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई थी, वो मंजर मेरे अब्बा ने देखा था, मैंने नहीं देखा था। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है मैं ये बात आपसे कहीं कर जी चुका हाँ, जी हाँ। वो जब भी मुझसे इस मुद्दे पे बात करते थे तो वो बहुत बारीक तफसील में जाते थे कि उस दिन बूटा सिंह का जो बाजू कट के गिरा तो रेल का पहिया उसके ऊपर से गुजरा तो बाजू फूल। वो बात करते करते कहते एड्डा वड्डा हो गया वो, मतलब वो शुक्ल। उनके इस पूरी नरेशन की वजह से मैं, जब भी बूटा सिंह पे बात होती है, मुझे लगता है कि मैं उस स्टेशन के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। मेरे सामने बूटा सिंह चिट्ठी वहाँ छोड़ेगा, मेरे सामने वो चलता हुआ जाएगा, उधर से सब्ज रंग का इंजन आ रहा होगा, एक हाथ से वो धक्का देगा और दूसरे हाथ से वो ट्रेन के आगे आ जाएगा। मैं इस मंजर में नहीं था बिल्कुल, लेकिन सही। और वो जो झटका बूटा सिंह के वजूद को लगा पहली दफ़ा इंजन के टकराव से, वो ट्रॉमा मैं फील करता हूँ। तो मतलब ज़ाहिर है ये एक खुदादाद सलाहियत है शायद कि आप इस चीज़ को महसूस कर सकते। लिखना क्यों कम कर दिया आपने? डॉन पे भी अब आप नहीं लिख रहे, किसी और फोरम पे भी नहीं लिख रहे, शायद इंडिपेंडेंट उर्दू में आपने लिखा, या हम सब पे कोई मैंने हम सब के अलावा नहीं लिखा अब, क्योंकि हम सब के जो एडिटर हैं नान काकड़ साहब, वो बहुत सख्त आदमी। अच्छा, किस हवाले से सख्ती करते हैं वो? कहीं और हमें लिखने नहीं देते। अच्छा, उन्होंने आपको एक्सक्लूसिव रखा हुआ है हम सब के लिए? नहीं, मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो मतलब एक है, हो सकता है कहीं और, दिल नहीं करता कहीं और लिखने का, और बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म। अच्छा, आप चूँकि आपकी ट्रेनिंग ऐसे हुई, आपसे जो भी सवाल किया जाए आप उसको बड़े नपे-तुले अंदाज में पार्ट्स करके, खानों में तकसीम करके जवाब देते हैं। चलिए इसका भी जवाब देते हैं कि आपका जोर जो है वो हिस्से बखरे करने पे है या जवाब देने पे? नहीं, मैं कहता हूँ आपने ट्रेनिंग को जोड़ा। हाँ, ये ट्रेनिंग झलकती है गुफ्तगू में। आम बंदा नहीं, आम बंदा सीधे सीधे देता जाता है जवाब। ये जो आप सेपरेट करते हैं ना चैप्टर बना के, इसके पहले बात कर लेते हैं फिर अगले खाने पे चलते हैं, अच्छा है वो ट्रेनिंग झलकती है। आप पॉलिटिकली जो आपका नज़रिया है, राइट का है लेफ़्ट का है, मतलब कुछ तो होगा। मुझे नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है इसकी। अभी तक क्लैरिटी नहीं है? मुझे क्लैरिटी। अच्छा, आप सरमायादाराना निज़ाम चाहते हैं या कम्युनिज़म से मुतासर हैं? मेहदी, हमारा इन दोनों मतलब वे ऑफ लिविंग जो होता है उसके मुतालिक इंसान का कोई ना कोई नज़रिया तो होता है ना कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ। मेहदी, मैं जहाँ तक चाहने का मतलब है, वो कहता है कि जो है ना, द रोड टू डिस्ट्रक्शन इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इस दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों की वजह से पहुंचा है जो कि जिनकी नीयत अच्छी थी, जो चाहने का लफ्ज़ है ना, तो मतलब चाहते, अब जैसे वो बोलिविया में जो जनसा पकड़े गए हैं, वो भी चाहते थे। उन्होंने बयान दिया कि मैं ये चाहता था कि मतलब ये मुल्क जो है जमहूरियत की तरफ लौटे। एक ही वो मतलब बड़ा खूबसूरत, वो बड़ा जामे उनका बयान है। वो कहते हैं क्या 30-40 साल से एक ही तरह के सियासतदान देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम्स जिनका आपने जिक्र किया है, ये अगर किसी भी जगह के लोगों की ये राय है कि वो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनको गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, आज़ादी ज़रूर नहीं चाहिए, लेकिन इंसान क्या अक्सरियत की राय में अपनी राय शामिल कर ले? मतलब अक्सरियत की राय यहाँ पर बड़ी मुतशद्दद किस्म की है, रिलीजियस मामलात में भी, पॉलिटिकल मामलात में भी, तो क्या बंदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा? ठीक है, चूँकि अक्सरियत है इस वजह से ठीक है। मेरी बात ये है कि अक्सरियत की ये जो राय बनी है, जैसे वो कंसेंट मैन्युफैक्चर होती है ना, ये राय बनी है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है,
तो जाहिर है एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये यहाँ तक पहुँची है, वैसा ही कोई प्रोसेस उसूलन तो चलना चाहिए कि पहले ये मतलब ये जिस तरह दूध को उबाला है ऐसे ही इसको ठंडा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि उबला हुआ दूध जब ठंडा होता है तो वो एक और शक्ल इख्तियार कर लेता, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपने मतलब मुझे इस पे क्लैरिटी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि फ़र्द का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ठीक है। वो फिर हमारे दोस्त उठ के आ जाते हैं और वो जो डायलॉग है उस फिल्म का, अंडर द ब्लैंकेट ऑफ सिक्योरिटी दैट आई प्रोवाइड, व्हाट डू यू नो, वो वाला मामला शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि फिर बंदा कहे कि वाह हाथी तार पे बैठा हुआ है, मैंने खुद देखा है। हाँ, बस उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे। ये आपने जो मिसाल दी तो ये ऐसे ही है ना कि बस अगर बंदा कहे कि हाथी तार पे बैठा हो, आपके हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, यानी लोगों को उनके हाल पे जिसमें वो खुश हैं उसमें रहने दें। हाँ, बिकॉज आपके पास इस चीज़ का क्या सबूत है कि जो आप करना चाह रहे हैं हाँ उससे समाज सुधार की तरफ जाएगा? नहीं, महजब सोसाइटीज़ डेवलप होकर उन्होंने दिखाया, जिन्होंने वो सिस्टम अपनाया वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। महजब सोसाइटीज़ जो हैं वो इन आइसोलेशन वहाँ तक नहीं पहुँची। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर बैरूनी दुनिया के आसार, जब भी कोई सोशल प्रोसेस होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आप इंटरनल फैक्टर्स को तो किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने कमरे में एक तजर्बा करना है 12 बंदरों पे, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं बंदरों को अगर आप खुली फिजा में जंगल में लेके जाके उनके ऊपर ये तजर्बा करना चाहेंगे तो वो तजर्बा जो होगा वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा, वो रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड नहीं होंगे। तो बिकॉज और फिर ये भी है ना कि मतलब हमें शायद एक आदत पड़ गई है कि हम कहते हैं यार, जिस तरह लोग आपने देखा होगा लाहौर में या पंजाब में, फॉर दैट मैटर हमारा बच्चा लेने जाएंगे तो गाड़ी स्कूल के अंदर तक ले जाए। जी हाँ, ठीक है। रोटी या नान लेने जाएंगे तो तंदूर के बिल्कुल जो कस्प होता है उसके साथ गाड़ी खड़ी करके कि हाथ बढ़ा के खुद ही तंदूर से रोटी निकाल। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज का जो क्योस 70 साल में पैदा हमने किया है उसका कोई एक आधे मिनट में हल निकाल लें। अच्छा, ताकि फिर वो घर भी जाना है, टाइम कम है, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूटी 3 साल की है, उसके अंदर ही जो करना है, मतलब वो 2 साल की, तो फिर पोस्टिंग चले जाना। तो ये ऐसे नहीं होता। और मतलब फिर किसी भी मामले को, क्योंकि एक पूरा मुआशरा एक उजलत में है, जल्दी करो यार, मतलब ये टाइम नहीं है। तो उस उजलत में ही हल निकाला जा रहा है, और उस उजलत की वजह से मामले को समझ, किसी भी जो समस्या है उसको समझने के लिए एक ख़ास तरह का इल्म चाहिए। एक उसको आप मैकेनिक्स, उसकी इल्म तो इसको हमसे उठा लिया गया, जो आपने उसकी हरकियात देखनी है कि कैसे ये मसला पैदा हुआ। तो अगर आप उन पे, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, आप बस हल निकाल के देने की जल्दी में, और आप इसलिए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिंसेरिटी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे नहीं है। आपकी सिंसेरिटी जो है वो गेटिंग अवे विद दिस है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नहीं, मैं आपके सारे ख्यालात से अगर मैं समझूं थोड़ा बहुत, तो आप लिबरल हैं, मतलब आप मुझे ये टर्म बहुत बड़ी है मेहदी। ठीक है, वो भी आप खानों में तकसीम करके इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब जनरली मैं जो सोच है, हाँ, मैं लिबरलिज्म को आइडियलाइज करता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं जब अपने आप को इस परीक्षा पे उतारता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई जगह पे मैं नहीं लिबरल बन सका। ठीक है। तो मैं खुद फेल हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को, मतलब जो लिबरल होने का पर्चा है उसके जो 10 सवाल हैं उनमें से मेरे को हो सकता है 4 या 5 जवाब गलत हो जाए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लिबरल हूँ। तो वो लिबरलिज्म का जो टेस्ट है चलिए कहते हैं 60% आप लिबरल हैं। मतलब आई विल, मैं ऑब्वियसली मैं आई विल लाइक टू बी एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल एक मैं आपसे पूछता हूँ। आप बड़े सेंसिटिव आदमी हैं, आपसे मेरी दोस्ती तो अपनी जगह, लेकिन आपकी तहरीरों से जो नहीं भी जानता उसको भी एक आइडिया हो जाएगा। आपने हमारे यहाँ उमैरा अहमद साहबा ने
लिखा एक नावल, बड़ी शोहरत पा गया एक सबब की वजह से। मेरा ख्याल है स्विच आपकी नज़र में आ गया है। हैं? आप आगे बढ़े। नहीं स्विच नहीं। अच्छा, वो शोहरत जिस वजह से भी पा गया, कभी आपने नहीं सोचा कि एक कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी की बारी आ गई। ड्यूटी खोल रहे हैं आप। हाँ, सबसे पहले जिसका नारा लगा कि वो इस्लाम से खारिज है, फिर दूसरे की भी बारी आ गई। हाँ। जिन्होंने मिलके इस्लाम से खारिज किया वो भी फिर ऐसा ऐसा सारे खारिज हुए। कभी आपका दिल नहीं करा कि यार मैं इस मौजू पे लिखूं, ये क्या जहालत है यहाँ पे? फिर आपने वही कहना कि मैं स्विच में उंगली नहीं दूंगा? नहीं। हाँ। मेरा ख्याल है कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने हक अदा कर दिया, लेकिन मजलूम है जो टारगेट किलिंग पे है, उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि मैंने जितना कुछ मैं लिख चुका हूँ, हाँ। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 100 चीज़ें लिखी हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है मैंने इस मसले पे 5 चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, वो कुछ मेरी नज़रों से भी गुजरी हैं, बिल्कुल ठीक मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने हक अदा कर दिया या मतलब ठीक है, मुझे मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि मैं जब लिख सकता था, आपके सामने जब ये हादसात हो रहे होते हैं तो ये आपको भी तब्दील कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अभी मदियन में जिस शख्स को जलाया गया वो अकेला नहीं जला, बिल्कुल सही, उसके साथ बहुत कुछ जला है। जी बिल्कुल, जो भी हसास बंदा है वो भी रूहानी तौर पे तो एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि मतलब क्या क्यों लिख रहे हैं? हाँ, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, फ़र्क नहीं पड़ना। हसन भाई, आपसे काफ़ी गुफ्तगू हुई और काफ़ी लंबा सेशन रहा, लेकिन बड़ा दिलचस्प रहा। आपसे मुलाकात तो जारी रहेगी। इस नशिस्त से इजाज़त दें, आपका बहुत शुक्रिया। किसी और मेहमान के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगा। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।